Started ना? Okay. Sir again good evening to all of you sir. तो अकाउंट्स बेसिक्स में एक टॉपिक लास्ट दिन ना मैं थोड़ा सा एक्चुअली लास्ट दिन टाइम ही नहीं था, मिस हो गया था। चलो आज करते हैं, इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम है सर अकाउंटिंग एज मेजरमेंट डिसिप्लिन। अकाउंटिंग एज मेजरमेंट डिसिप्लिन। अब मन में सवाल आ रहा है सर, मेजरमेंट का मतलब क्या है? नापना है ना सर। मेजरमेंट माने नापना, माने बांग्लाते আমরা কি বলি मापा, ठीक है। बस हिंदी में और बंगाली में फर्क नौ और मौ का है। गजब है सर, क्या लैंग्वेज का कनेक्शन है, गजब है। नापो और मापो एक ही बात है। और इंग्लिश में क्या, मेजर कर, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या क्या मेजर करता है? हिसाब। क्वेश्चन इज दैट कि सर अकाउंट्स क्या सच में सारा चीज ठीक ठाक मेजर कर लेता है? बिजनेस का हर एक परफॉर्मेंस मेजर कर लेता है? ऑब्वियसली आंसर बोलेगा हाँ। लेकिन कैसे मेजर करता है? मेजर करने का कितना तरीका है? किस तरीके को ठीक और किस तरीके को माने ज्यादा ठीक और कम ठीक मानेंगे? यहाँ पर कोई भी एक चीज को एकदम परफेक्टली ठीक नहीं बोला जाता। हर एक टॉपिक थोड़ा बहुत सही होता है, लेकिन कोई थोड़ा बेहतर सही, कोई थोड़ा कम सही। समझ रहे हो सर? तो उसका थोड़ा तरीका समझना। ऐसे ये जो टॉपिक है, इसके बारे में ना हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, 12 कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, 12 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट। वहां पर भी ना इस तरह का कुछ टॉपिक था, जैसे कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट, याद है सर? हाँ। तो उसका भी कुछ तरीका यहाँ पर भी यूज होगा, ठीक है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल के सहारे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये अकाउंटिंग मेजरमेंट डिसिप्लिन काम करता है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है कि जैसे हम लोग नॉर्मली हर चीज को किससे तोलते हैं सर? पैसे से, है ना। जैसे आजकल तो ऐसा हो गया सर, इंसान का कोई कदर ही नहीं है, पैसा का ही कदर है। जितना समय बढ़ रहा है, पैसा छोड़ के दुनिया में कुछ है ही नहीं। हर इंसान के मन में एक ही बात है कि इंसानियत छोड़ो, पैसे के पीछे भागो। भागते भागते इंसानियत खत्म कर दो, बट पैसे के पीछे भागो। सर मैं आपको कोई मोरल स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ। ये जो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, इसमें भी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। क्या मनी हर चीज का मेजरमेंट कर सकता है? क्या मनी बिजनेस का सही तरह का मेजरमेंट कर सकता है? ये क्वेश्चन का जवाब आपको आज मिलेगा। बाकी ये जो मोरल बात किया ना ठीक है, कि पैसे के पीछे भागना चाहिए नहीं चाहिए, हाँ भागो, पैसे के पीछे भागो, मना नहीं है। बट ऐसा कुछ करो कि पैसा आपके पीछे आए। दैट्स अ बेटर आइडिया। समझ रहे हैं सर? पर सर पैसे के पीछे तो हर कोई भागता है। हाँ भागते हैं, लेकिन वही ऐसा कुछ करो ताकि पैसा आपके पीछे आए, ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन सर इस टॉपिक के अंदर मेन मेन क्या डिस्कशन है, वो मैं थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करता हूँ। जैसे एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का कुछ एलिमेंट्स है, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। मैंने अकाउंटेंसी में क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ इवेंट्स होते हैं। आपको पता है इवेंट क्या होता है? हर एक चीज ही इवेंट होता है। मैंने एक ट्रांजैक्शन हुआ किसी मैटर, कोई बिजनेस में, कहीं कोई फैक्ट्री बना, ठीक है, कंपनी ने, किसी ने पेमेंट किया नहीं किया, सारा चीज इवेंट के अंदर आ जाता है। और फिर जो पैसा का लेन देन होगा, डेबिट क्रेडिट होता जाएगा, वो ट्रांजैक्शन होगा। ऐसे नेक्स्ट क्लास में से हम लोग, जिन लोगों का जनरल नॉलेज नहीं है, पूरा एकदम डेबिट क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिन लोग एकदम, ऐसे सबको रिकमेंड करता हूँ करने के लिए, बट जरूरी नहीं है हर किसी के लिए, जिनका पता है उनको नहीं करना। पर नेक्स्ट क्लास करेंगे सर, डेबिट क्रेडिट सीखेंगे, मजा आएगा। अच्छा, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड और स्केल्स, एंड इवैल्यूएशंस ऑफ डायमेंशंस ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स और स्केल्स। सर ये जो अकाउंटिंग को मेजर करने के लिए ये तीन तरीका बताया। पहले तो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो, इवेंट को आइडेंटिफाई करो। सेकंड कहता है कि स्टैंडर्ड सिलेक्ट करो और उसको एक स्केल पे मेजर करो। और फिर कहते हैं इवेलुएट करो। इवेलुएट करना माने उस चीज को एनालाइज करना। इवेल्युएशंस ऑफ डायमेंशन, मेजरमेंट, स्टैंडर्ड्स और स्केल। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा है सर। कभी कभी कुछ ना समझ में आना ज्यादा अच्छा होता है। रुक जाओ, पूरा समझ में आ जाएगा। मैं पेन लेना भूल गया, मुझे थोड़ा सा ले लेता हूँ। अब इसको रटोगे तो पता नहीं सर कितना रट पाओगे। ऐसे लोग बोलते हैं थ्योरी है, रट लेते हैं। पर बिना समझोगे तो ज्यादा देर तक रट के रख नहीं पाओगे, याद नहीं रख पाओगे। अकाउंट्स वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स के ऊपर मेनली चार चीजों की बात करते हैं। अकाउंट जो वैल्यूएशन करते हैं ना बिजनेस का, ओके सर, ये जो बिजनेस मार्केट में सेल होता है, तो उसका वैल्यूएशन होता है ना।
जैसे एक प्रॉपर्टी बिकता है तो उसका वैल्यूएशन नहीं होता, तो एक बिजनेस बिकेगा उसका वैल्यूएशन नहीं होगा। बोलो सर। आज मानो किसी का एक दुकान है, वो बोलता है मैं अपना दुकान बेचूंगा, वैल्यूएशन होता है कि नहीं होता? हाँ, तुम्हारे दुकान में क्या एसेट्स है, कितना पुराना दुकान है, कितना कस्टमर बेस है, हाँ, जिस प्रोडक्ट का बिजनेस है उसका मार्केट कितना है, सब कुछ मैच करके ना वैल्यूएशन होता है। तो वो वैल्यूएशन कैसे करोगे? ऐसे तो ये बिजनेस वैल्यूएशन बात नहीं कर रहा हूँ मैं, शेयर का वैल्यूएशन भी होता है। जो लोग स्टॉक मार्केट पढ़ाई करते हैं ना, वो भी आगे आगे जाके शेयर का सबसे बड़ा पढ़ाई है उसका, फंडामेंटल में, रिसर्च एनालिस्ट में शेयर का वैल्यूएशन सीखना पड़ता है कि जो दाम पे शेयर बिक रहा है मार्केट में, उसका ओरिजिनल दाम क्या होना चाहिए, ज्यादा चल रहा है कि कम चल रहा है। इस तरह से हर चीज का वैल्यूएशन होता है सर। तो यहाँ पर हम लोग ना तो शेयर का वैल्यू सीखेंगे ना ही प्रॉपर्टी का वैल्यू सीखेंगे, लेकिन अकाउंटेंसी जो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, क्योंकि अल्टीमेटली हिसाब करने के लिए ये एक बेस है, इसको पकड़ के चलोगे तो बाकी चीजें भी समझ में आएगा। जैसे आपको एक नॉर्मल बात करते हैं, चलो अकाउंटेंसी में तो समझ में आ ही जाएगा 2 मिनट में, एक सिंपल बात करते हैं कि जैसे मानो ये जो करंट जो ये जो मानो केस्टोपुर वीआईपी रोड एरिया है, या फिर बागुएटी, या फिर लेक टाउन, या फिर सॉल्ट लेक, हम लोग यहाँ पर कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं, सब पर से फॉर एग्जांपल वीआईपी रोड केस्टोपुर, ठीक है। तो वीआईपी रोड केस्टोपुर एरिया में एक 2 BH का फ्लैट का क्या दाम होना चाहिए? इन सिंपल, अगर आपको कुछ नहीं पता, ज्यादातर कुछ नहीं पता ना, तो पता है कि मार्केट में क्या दाम में बिक रहा है, कोई आपको ऑफर भी नहीं किया, अब कैसे पता करोगे कि क्या दाम हो सकता है एक फ्लैट का? तो चलो केस्टोपुर तो फिर भी आपका नोन एरिया हो गया, मानो आप किसी अननोन एरिया में चले जाते हो और आपको वहां पर एक फ्लैट खरीदना है, एक फ्लैट खरीदना है, और आपको कुछ नहीं पता उस एरिया के बारे में, लेकिन आप एक फ्लैट बाय करना चाहते हो, एक मैंने प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो, तो आप मुझे बता सकते हो कि आपका बेसिक तरीका क्या होगा वैल्यूएशन करने का? हाँ, मैं अभी अकाउंट्स नहीं बोल रहा हूँ, एक बेसिक मार्केट में एक फ्लैट खरीदना है, एक बिल्डिंग खरीदना है किसी अननोन जगह में। नोन जगह में तो फिर भी चलो सर आइडिया लोग लगा देगा, घर पे बातें होते हैं, है ना, लेकिन अननोन जगह में जाके कैसे पता करो? जल्दी बोलो, कुछ तो बताओ। लोगों से क्या पूछोगे कि घर कितने दाम में बिक रहा है? अच्छा, वो तो ज्यादा ही बोलेगा। ब्रोकर से मिलोगे, ब्रोकर तो ज्यादा ही बोलेगा, आप सही वैल्यूएशन कैसे लगाओगे? मानो जिसका प्रॉपर्टी का दाम 30 लाख है, ब्रोकर बोलेगा 40 लाख, तो 10 लाख वो खाएगा। प्रॉपर्टी के मामले में नॉर्मली ऐसा ही होता है। लेकिन आप सही आइडिया कैसे लगाओगे? आपको आप कुछ ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जरूरत बनने का जरूरत नहीं है, सिंपल तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो सर, एक घर का लाइफ कितना दिन का हो सकता है जनरली, ऐसे तो बहुत दिन हो सकता है, बट एक नॉर्मल प्रॉपर्टी का एक स्टैंडर्ड लाइफ क्या हो सकता है एक फ्लैट का? अगर फ्लैट का बात करो, लाइक 2 BH के या 1 BH के फ्लैट, जल्दी बोलो। 30 ईयर्स, 30 साल स्टैंडर्ड लाइफ होता है, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, बट इट्स स्टैंडर्ड। देखना बैंक मैक्सिमम 30 साल का ही लोन देता है। हाँ, बैंक में जाओ घर का लोन लेने के लिए, मैक्सिमम 30 ईयर्स तक टर्म मिलता है। इससे पता लग जाएगा कि बैंक को भी पता है कि 30 साल बाद घर का कोई वैल्यू नहीं है। समझ रहे हो? अच्छा, घर का वैल्यूएशन कैसे करोगे? सिंपल आइडिया करना, आप अगर अननोन शहर में जाके रहोगे, भाड़ा में तो रहोगे ना, तुम्हारा अगर कुछ नहीं होगा तो भाड़ा में तो रहना है। पीजी नहीं सर, भाड़ा बता रहा हूँ, पीजी का कॉन्सेप्ट अलग है। तो मानो एक 1 BH के या 2 BH के फ्लैट भाड़ा में रहो, मानो आपको बोलता है 15,000 का भाड़ा है या 12,000 का भाड़ा है, इस 12,000 को एनुअल करके एक साल में एक घर कितना रेंट क्रिएट करता है, रेंट यील्डिंग कैपेसिटी ऑफ वन प्रॉपर्टी। अगर 12,000 का रेंट है तो एक साल में कितना रेंट दे रहा है? ठीक है, तो 30 साल में कितना हो जाएगा? बोलो सर, बोलो। 1,44,000 एक साल का रेंट का कैपेसिटी है, 30 साल का 43 लाख अप्रोक्स। थोड़ा और ज्यादा होगा क्योंकि हर साल भाड़ा सेम नहीं रहेगा, और प्रॉपर्टी का भी थोड़ा डिप्रिसिएशन भी रहेगा, ठीक है। तो मोटा मोटी एक प्रॉपर्टी का वैल्यू अराउंड 40 से 45 लाख के बीच में होगा, जो प्रॉपर्टी 12 से 13 लाख का रेंट क्रिएट कर सकती है। समझ गए सर?
तो वेरी सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि प्रॉपर्टी का क्या दाम होना चाहिए। बस एरिया, अच्छा भाड़ा का भी एरिया में पता लग जाएगा। भाड़ा के हिसाब लिखिए। हाँ इसीलिए तो बोल रहे हैं, तुम जब खरीदने जा रहे हो तो दाम सही लगा रहा है कि ज्यादा लगा रहा है, इसका पता लगाने का सिंपल तरीका है। अब तुम क्या, कौन से मिट्टी से बनाया, कौन सा मार्बल यूज किया, वो सब हमको नहीं पता। एक सिंपल तरीके से एक जगह का, अब देखो अगर ज्यादा फैसिलिटीज होगा, ज्यादा फीचर्स होगा, स्विमिंग पूल दे रहा है, बाथटब दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, उसका अलग कॉस्टिंग लगेगा। बट एक ढांचा रेडी करके तुमको दे देगा, एक एरिया के हिसाब से आसपास में रास्ता कितना बड़ा साइज का है, ये है वो है, ये सब वगैरह वगैरह चीज तो है। पर आप देखो सर, हर चीज के जैसे मानो ये जो एरिया है, इसका सामने बड़ा रास्ता है, यहाँ पर रेंट का चार्जेस ज्यादा हो, जहां पर गाड़ी नहीं घुसता है, ऑब्वियसली वहाँ रेंट कम हो जाएगा। तो रेंट कम हो जाएगा तो घर का वैल्यू भी गिर जाएगा। ये भी 2 BHK, वो भी 2 BHK, बट सेम 2 BHK में इसका दाम ज्यादा, उसका दाम कम क्यों? सराउंडिंग के कारण। तो रेंट से ही तो पता लग जा रहा है। रास्ते के ऊपर रेंट ज्यादा है, रास्ते के अंदर रेंट कम है, तो रोड साइड में प्रॉपर्टी का वैल्यू ज्यादा है, रोड साइड के पीछे प्रॉपर्टी का वैल्यू कम है, क्यों? ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, जस्ट रेंट का क्या चल रहा है देख लो एक बार। कभी सोचे थे इस तरह से? आगे से सोचना, मैं एकदम सिंपल सा टोटका बताया आपको। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना नहीं है, आप लोग खुद ही बन जाओगे वो अलग बात है, लेकिन दैट्स अ वेरी सिंपल आइडिया टू अंडरस्टैंड एरिया में चल क्या रहा है। अब इसके साथ थोड़ा सा आंख घुमा के देख लो, आसपास में पार्क है कि नहीं, खेलने का जगह है कि नहीं, स्विमिंग पूल है कि नहीं, ठीक है क्या जो जो भी फैसिलिटीज चाहिए होता है, जंगल बना के रखा है कि नहीं। जंगल रहेगा तो फिर शहर में जंगल मैंने बहुत महंगा हो जाएगा आजकल कुछ प्रॉपर्टी का नाम दे रहे हैं कि अर्बन फॉरेस्ट अर्बन फॉरेस्ट मैंने, एक तो शहर है साथ में जंगल भी दे रहा है, तो प्रॉपर्टी का दाम अगर 50 लाख होता, फॉरेस्ट देके बता रहे 70 लाख का प्रॉपर्टी। ठीक है, न्यू टाउन में ऐसा जगह बना है ना सर, अंदर अंदर में। ठीक है, वो एक क्या, एक भीला है, क्या गाँव है, रवि को बताया क्या था, वो एक न्यू टाउन के अंदर में क्या, कुछ कुछ विलेज है ना सपुर जी में, क्या नाम है उसका, क्या विलेज, क्या विलेज है, अरे भूल रहा हूँ, अरे सब सुंदर सुंदर सब एकदम बना के रखा है। अर्बन विलेज। विलेज नहीं, कुछ और नाम होगा, जो भी हो, छोड़ो सर। समझ में आ रहा है ना? मैं आपको पे वैल्यूएशन समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर भी अकाउंट क्या सिखाएगा आपको, देखो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, करेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, रियलाइजेबल वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है। इसमें से हिस्टोरिकल कॉस्ट के बारे में आप लोगों को पता है, पहले भी बातचीत किए हम लोग जब प्रिंसिपल पढ़े थे। करेंट कॉस्ट के बारे में बताऊंगा सर, रियलाइजेबल के बारे में भी आप प्रिंसिपल में पढ़े थे। ये जो बेसिक का क्लास चल रहा है उसमें हम लोग जब 12 प्रिंसिपल पढ़े थे, तो रियलाइजेबल वैल्यू के बारे में भी बात किए थे। हाँ प्रेजेंट वैल्यू में ज्यादा बात नहीं हुआ था, उसका भी मैं आइडिया दे दूंगा। ऐसे जो लोग प्रेजेंट वैल्यू का क्लास मैम के पास कर चुके हो, लाइक टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे, ठीक है, या फिर मेरे पास अगर फाइनेंस का क्लास करते हो, वहां पर भी पढ़ चुके हो सर, ठीक है, तो आप लोगों को बड़ा इजी लगेगा। या तो मैम के पास पढ़ोगे अकाउंट्स में, ठीक है, या फिर मेरे पास जो लोग इंटरमीडिएट लेवल का है, वो लोग मेरे पास पढ़ता है फाइनेंस में, ठीक है, कहीं ना कहीं पढ़ ही लेता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और सबसे पॉपुलर थिंग है आज के डेट में, किसी भी चीज को वैल्यू करने का, और मोस्ट साइंटिफिक वे टू अंडरस्टैंड द वैल्यूएशंस ऑफ एनी एसेट्स और बिजनेस, प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट, बहुत बहुत पॉपुलर टॉपिक है। चलो लास्ट में प्रेजेंट वैल्यू समझेंगे, पर उससे पहले बाकी चीज थोड़ा समझ लेते हैं। द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट, measurement is vital aspects of accounting. Primarily transactions and events are measured in terms of money. Primarily ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। किसी भी चीज को किस बेसिस में तोलते हैं? पैसे से तोलते हैं। एनी मेजरमेंट डिसिप्लिन डील्स विद थ्री बेसिक एलिमेंट्स: आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स, सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स और स्केल, एंड इवैल्यूएशन ऑफ डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट। सर ये सब चीजों के बारे में कौन बोला? अरे कौन बोला? आरजे चैम्बर्स, ठीक है। डिफाइंड मेजरमेंट याद रखना है सर, थोड़ा थोड़ा, क्या पता कब क्या पूछ ले, ठीक है। आरजे चैम्बर्स, ठीक है। as assignment of numbers to objects and events according to rules specifying the property to be measured। जिस प्रॉपर्टी का वैल्यू कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का सिस्टम को बनाने के लिए जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप किया। द स्केल टू बी यूज्ड एंड द डायमेंशन ऑफ द यूनिट, मैंने जिस यूनिट को कर उसका डायमेंशन, स्केल मैंने मेजर करना कि कितना बड़ा है, छोटा है, स्क्वायर फीट कितना है, कितना ईयर्स में फैला हुआ है, एकड़ कितना है, सब कुछ।
मशीन का साइज कितना है, समझ रहे हो। आरजे चैम्बर्स अकाउंटिंग इवोल्यूशन एंड इकोनॉमिक बिहेवियर बोल के उनका एक किताब लिखा है, आप गूगल करोगे तो मिलेगा आपको, ठीक है। तो उनमें उसके अंदर इन्होंने इस तरह का बात किया है, 1966 का किताब। कोलर बोल के अनदर अकाउंटेंट है। कोलर डिफाइंड मेजरमेंट एज द असाइनमेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ ऑर्डिनल एंड कार्डिनल। इकोनॉमिक्स में आप लोग ये सब टॉपिक हल्का हल्का पढ़ते हो, कार्डिनलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनलिटी अप्रोच। कार्डिनल का क्या होता है मतलब, कार्डिनल मतलब होता है किसी भी कितना है, मतलब बेसिकली नंबर, नंबर से पता चलता है कि नंबर कम है कि नंबर ज्यादा है। 1 2 3 4 मैंने 5 है तो मैंने बेसिकली मेजरमेंट क्राइटेरिया, ज्यादा तो अच्छा है, कम तो कम खराब है, इस तरह का किसी भी चीज को मेजरमेंट का मतलब नंबर ऑफ काउंटिंग में ज्यादा हुआ तो ज्यादा अच्छा होगा, शायद कम काउंटिंग हुआ तो कम होगा। एक होता है कार्डिनल अप्रोच जो सिर्फ नंबर से काउंट होता है, और एक होता है ऑर्डिनलिटी। ऑर्डिनलिटी माने कार्डिनल तो क्वांटिटी कर लिया, जैसे इकोनॉमिक्स में कार्डिनल कॉन्सेप्ट मार्शल सर ने कहा है ना, किसी भी चीज का सेटिस्फेक्शन लेवल को समझने के लिए कि ज्यादा होगा तो ज्यादा है, कम होगा तो कम है। ऑर्डिनल का मतलब होता है रैंकिंग देता है कि इसको नंबर 1 में रखो, इसको नंबर 2 में रखो, जैसे क्रिकेट का रैंकिंग होता है, नहीं होता, सिनेमा का रैंकिंग होता है ना, रेटिंग मिलता है। ये जो रेटिंग है ना, हाई रैंकिंग माने हाई सेटिस्फेक्शन, लो रैंकिंग माने लो सेटिस्फेक्शन, ये ऑर्डिनलिटी है। और एक होता है नंबर ऑफ रैंकिंग, मानो कि किसी को 1000 रैंकिंग मिला है, लेकिन उसमें कोई जैसे जैसे आप मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना सर रिव्यूज दो थोड़ा, कैसे पढ़ के कैसा लग रहा है सर, मैम के बारे में थोड़ा बताओ, ठीक है, थोड़ा क्लास के बारे में थोड़ा सा शेयर करो, बोलते हैं ना, क्योंकि ये कंज्यूमर बिहेवियर है, वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं ना, दो तरह का टाइप्स होते हैं, 1000 व्यूज है मतलब 1000 लोग इनको देखता है, और कुछ लोग होते हैं 1000 लोग देखते हैं लेकिन कितना स्टार दिया, मतलब 3 स्टार मिलके 1000 लोग देखा है, माने एवरेज रेटिंग है लेकिन नंबर ऑफ व्यूज बहुत ज्यादा है। तो ये जो 1000 में जो सोचेगा वो हो गया कार्डिनलिटी। और एक बहुत बता रही है भाई 5 लोग देखा है या 50 लोग देखा है लेकिन 5 स्टार है, तो कुछ लोगों का मानने हैं कि 50 लोग देखा फिर 5 स्टार है, मैंने इसका क्वालिटी अच्छा हो। तो ऑर्डिनलिटी इस तरह का क्वालिटी या रैंकिंग करता है, और कार्डिनलिटी बस नंबर ऑफ अमाउंट को देखता है। दोनों ही तरीका अच्छा है सर, कोई खराब बुरा का बात नहीं है, तो इट्स अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हम नंबर को वैल्यू करें या फिर रैंकिंग को वैल्यू करें, इट्स ऑल डिपेंड्स, मैन टू मैन वेरी करता है। जैसे आप लोग इकोनॉमिक्स में मैं क्या समझा था कि दुर्गा पूजा में माँ बाबा ने पैसा दिया कुछ खरीदने के लिए, कि आपको क्वालिटी शर्ट खरीदना है, शर्ट जींस का मतलब अगर क्वालिटी लोगे तो एक ही पैंट शर्ट आएगा, लेकिन अगर क्वालिटी को सेक्रीफाइस करोगे तो 3 4 आ जाएगा। अब आपके ऊपर है कि 2000 टका में 3 4 लेना है कि 2000 टका में क्वालिटी जॉन प्लेयर्स वाला टाइप लेना है, या समथिंग कोई ब्रांडेड लेना है, मैन टू मैन डिपेंड करेगा। सर अगर मुझे पूछोगे मेरे पास लिमिटेड बजट है तो मैं क्या करूंगा, सर मैं ब्रांड पे जाऊंगा, एक ही लूंगा पर अच्छा लूंगा, मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे नंबर ऑफ काउंटिंग में उतना दिलचस्पी नहीं है, बट एक होगा तो अच्छा होना चाहिए, ये मेरा बात है। लेकिन घर पे और भी लोग हैं, उसको क्वालिटी से कोई मैटर नहीं करता, उसको बस्ता भी पहना तो चलेगा, सीरियसली, ठीक है। तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मतलब दुकान में जाते हैं कुछ भी उठा के लेके आ जाते हैं, अरे क्या बस्ता ही उठा के लेके आ जाता है, मेरा क्या है, थोड़ा कपड़ा फाइन होना चाहिए, पहन के थोड़ा सा कंफर्ट होना चाहिए, ठीक है। मैं एकदम सिंपल बात करूँ, जो मैं फील करता हूँ अपने बारे में वही बताऊँ, उसमें क्या है। तो ये कार्डिनल ऑर्डिनल कुछ इस तरह का, वो इकोनॉमिक्स लेवल का बात होता है, ठीक है। कोई बोलेगा नहीं नहीं भाई हमको ना सुबह का एक चाहिए शाम का एक चाहिए, मैं तेरे जैसा नहीं, वो क्वालिटी के चक्कर में ना मैं अपना वो टाइम टू टाइम जो फैशन है ना वो मैं बिगाड़ नहीं सकता, अपने अपने पर। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, ये पर्सनल सोच है। अच्छा, तो ऑर्डिनल नंबर और ऑर्डिनल सर नंबर्स यूज्ड टू डिनोट द पोजीशन इन एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड बोला ना सर, रैंकिंग करता है। ऑर्डिनल में उस चीज का रैंकिंग होता है, वैल्यूएशन का रैंकिंग होता है। whereas कार्डिनल नंबर हाउ मेनी देयर है, कितना है, 3 है 4 है 5 है 6 है 1000 है 50 है, कितना है, समझ रहे सर। चैम्बर्स डेफिनेशन हैज बीन वाइडली यूज्ड टू जज हाउ फार अकाउंटिंग कैन बी ट्रीटेड एज मेजरमेंट डिसिप्लिन। चैम्बर्स का डेफिनेशन सबसे ज्यादा दुनिया में यूज होता है, ये जो 3 प्रोसेस बोला ना, ये 3 प्रोसेस,
जैसे कि ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स टू बी मेजर्ड, ये जो बोला ना सर, ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स टू बी मेजर्ड, क्या है सर? वी हैव अर्लियर डिफाइंड अकाउंटिंग एज द प्रोसेस ऑफ, हम लोग जब स्टार्टिंग वाला क्लास किए थे, एकदम पहला पहला जो बेसिक का क्लास किए थे, उसमें हम लोग ये बात कर रहे थे कि अकाउंटिंग क्या है, कि अकाउंट्स आइडेंटिफाई करता है ना, कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, कौन किसको सेल किया, कौन किससे बाय किया, आइडेंटिफाई करता है। फिर वो क्या करता है, मेजर करता है कि क्या मेजरमेंट किया, मतलब कितना बाय किया, कितना अमाउंट का है, ज्यादा कि कम का। जैसे जब आप लोग ऑडिटर बनोगे, समझ रहे हो सर बात को, ऑडिटर जब ऑडिट करने जाता है, उसका ना 4-5 आंख होना चाहिए। सर 2 आंख काफी नहीं है, नहीं सर, 2 आंख में दिखते हैं, और जो 2-4 और है ना, या फिर छोड़ो 2-4 नहीं, ये 3 ही कर लो। ये जो स्कीप जी का तीसरा आंख होता है ना, कहाँ से लाओगे? एक्चुअली वो थर्ड आई सिंबॉलिक है, ये थर्ड आई सिंबॉलिक है, माने सिंबॉलिक इन द सेंस इंसान 2 आंखों से देखता है, और तीसरा आंख उसको, ब्रेन को काम कराता है। तो ऑडिटर होने के नाते आप जब किसी कंपनी में जाओगे ना, आपको कुछ डेटा दे देगा, जर्नल दे देगा, लेजर दे देगा, उसको ना बैठे बैठे क्या करना है, चेक करना है ओरिजिनल बिल के साथ। ओरिजिनल बिल कब मांगना है? नॉर्मली ऑडिटर जाके ना छोटा छोटा बिल पे कम करता है चेकिंग, बड़ा बिल पे ज्यादा करता है। जाके बोलेगा हमें सिर्फ 1000 का बिल दो, वो 10 टका 50 टका का नहीं देखना है, 2000 के ऊपर का बिल दो। तो क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। क्यों? ज्यादा बड़ा केस में ज्यादा बड़ा घोटाला पकड़ा जा सकता है, या फिर कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। बड़ा केस समझ समझ जाएंगे तो फिर छोटे छोटे मैटर में क्या है, मैंने बेसिकली क्या चेक करते हैं, बिजनेस जो ट्रांजैक्शंस किया है ना साल भर का, उस ट्रांजैक्शंस में उसका जो बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी दिखा रहा है, पीएल में जो प्रॉफिट दिखा रहा है, वो मैच करना चाहिए। बंदा दिखा रहा है मैंने इतना सेल किया, तो उतना सेल होना चाहिए, उतना बिल होना चाहिए, उतने लोगों को बिल फॉरवर्ड करना चाहिए, है कि नहीं? तुम दिखा रहे हो कि मैंने इतना परचेज किया, तो उतना लोग, उतना अमाउंट का परचेज का बिल होना चाहिए। अब 1 को करो, 1000 को करो, क्या फर्क पड़ता है? दिखा दो बिल। अगर बिना बिल का सेल किए हो, कितना किए हो, और बिना बिल का सेल कौन दिखाता है, या फिर बिना बिल का परचेज कौन दिखाता है, मतलब दाल में कुछ काला है। इसी को बोलते हैं तीसरा आंख। जो दिखे और जो ना दिखे, उसके बीच का फर्क समझना पड़ता है। समझ रहे हो सर? ये धीरे धीरे यही तो डेवलप करना है, ये थ्योरी नहीं है, ये आपको बता रहा है कि आपको करना क्या है। तो अकाउंट नॉर्मली आइडेंटिफाई करता है, फिर मेजर करता है, फिर कम्युनिकेट करता है। किसको? आपको पता है किसको कम्युनिकेट करता है? सारा का सारा इन्फॉर्मेशन कंपनी अपने अंदर में भी, इंटरनल पार्टी को, जो कंपनी का अकाउंटेंट है, जो कंपनी का फाइनेंस मैनेजर है, जो कंपनी का ओनर है, जो कंपनी के कंपनी सेक्रेटरीज है, सबको बताते हैं कि देखो मेरा कंपनी ये कर रहा है, वो कर रहा है, आगे और करना है। टोप देता है कंपनी का ओनर अपने एम्प्लॉय को, टोप देना समझते हो? टोप मैंने, टोप इज अ बंगाली वर्ड, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, लालच दिखाने टाइप। और करो, सैलरी इंक्रीमेंट करेंगे। नेक्स्ट ईयर टारगेट, इस बार हम लोग 1 करोड़ का टर्नओवर किए, नेक्स्ट ईयर हम लोग का 1.5 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। और आप लोग का इंसेंटिव से, मानो आपका 30,000 का सैलरी है, अगर अच्छा करोगे तो नेक्स्ट ईयर एक्स्ट्रा 10,000 मिले। काम करते रहो। तो जैसे गधे के सामने देता है ना, गाजर दे देता है, गाजर को देखता देता नहीं उसका ओनर, गाजर बांध देता है उसके सामने। ठीक है? वो गाजर को, जितना वो भागेगा, गाजर उतना और भागेगा, इसी तरह से उसको फिट करता है। देखो कभी डोंकी के सामने, डोंकी समझते हो? हाँ, हम तो इस तरह से लगा के देगा ना, वो गधा को लगेगा कि अभी गाजर खा लेगा, लेकिन वो खा नहीं पाएगा। जितना वो कोशिश करेगा, गाजर उससे उतना दूर जाएगा, लेकिन इसी चक्कर में वो भागता जाएगा। जो भी हो सके, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अल्टीमेटली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंटरनल पार्टी के लिए भी जरूरी है, एक्सटर्नल पार्टी के लिए भी जरूरी है। शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर जो ऑलरेडी है वो तो इंटरनल हो गया, जो एक्स्ट्रा माने प्रोस्पेक्टिव है, अभी तक बिजनेस में इन्वेस्ट किया नहीं, करेगा, बैंक ने लोन दिया नहीं, देगा, क्रेडिटर बिजनेस किया नहीं, करेगा। क्रेडिटर माने जो बिजनेस के साथ न्यू संबंध बना के न्यू प्रोडक्ट बेचना चाहता है, उसके लिए उधार देना चाहता है, समथिंग लाइक दैट। डिसीजन मेकर नीड्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन्फॉर्मेशन। जो डिसीजन लेते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस से, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, उनको कंपनी का पुराना कहानी जानना है, इतिहास जानना, कंपनी का वर्तमान जानो, कंपनी का भविष्य क्या करना चाहता है वो भी जानो। बिना जाने एक पैसा नहीं देंगे।
क्यों देंगे? ये जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं बिना सोचे समझे, फिर आके बोलते हैं सर देखो सब लाल हो गया, लाल मैंने लॉस, और रेड में ही दिखाता है। बिना सोचे समझे किसी कंपनी में क्यों पैसा रखेंगे? ट्रेड ही क्यों लेंगे? किस चीज का बिजनेस करता है पता नहीं, पैसा दे दी क्यों? थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा पढ़ाई करो। जो करते हैं उनका पैसा दिखता है, वो लाल नहीं वो हरा होता है, और जो करता नहीं है वो लाल पे लाल हो जाता है, और फिर मार्केट को बदनाम करता है। खुद को कभी नहीं करेगा कि मेरा गलती है, मार्केट बदनाम हो जाए। कहना क्या चाहता है कि जब भी कंपनी में पैसा लगाओ, चाहे किसी भी एंगल से, शेयर होल्डर के मैंने एज ए शेयर होल्डर पैसा लगाओ, एज ए बैंक लोन मैंने बैंक की तरफ से करो, कल जाके आपका रोल कुछ भी हो सकता है, आप कभी बैंक में भी काम कर सकते हो। तो फिर बैंक आपको बोलेगा हे चार्टर्ड अकाउंटेंट जाओ देखो इस बिजनेस मैन का हिसाब किताब देखो, इसको लोन दिया जाएगा कि नहीं दिया। आपके भरोसे में बैंक टिका रहता है सर, पता है? बैंक को क्या पता, उतना मानो कोई बड़ा सा काम आ गया 5 करोड़ देना है, सच में वो 5 करोड़ लायक है कि नहीं वो कौन डिसाइड करेगा? वैल्यूएशन करना है ना, कि हम जिसको लोन दे रहे हैं उसके बिजनेस पे इतना दम है, उसके एसेट का वैल्यूएशन उतना है। मानो आप अपने बॉस को आके बोल रहे हो सर गांव में जमीन है, बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, देख के आओ गांव कहाँ गांव है, गांव से सड़क कितना दूर है, सामने एनएच है कि रेल लाइन है, आसपास में गांव का उपजाऊ क्या है, मैंने क्या जमीन फर्टाइल है कि नहीं है। वैल्यूएशन करने का हजारों तरीका है, ये सब तीसरा आंख है सर, दो आंखें में नहीं दिखता है, तीसरा आंख है। इसलिए ना मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो मैं बात आपको कर रहा हूँ ना सर, कि कंपनी में जब एक ही स्टूडेंट, जैसे इस बार चार्टर्ड अकाउंटेंट में 9 लाख का पैकेज गया है फ्रेशर्स को, हाईएस्ट पैकेज 49 लाख का फ्रेशर्स का रिकॉर्ड हो गया इस बार, हर बार रिकॉर्ड ही करता है। क्वेश्चन इज दैट, तो फिर हर किसी को क्यों नहीं मिलता? उस बंदे ने ऐसा खास क्या कर लिया जो 49 लाख का फ्रेशर्स में एक्सपीरियंस होकर लोग नहीं कर पाएगा? कुछ तो बात है उसमें। और ये बात और कुछ नहीं है, जो तीसरा चौथा पांचवा आंख बता रहा हूँ ना, उनके अंदर ये सब जाग गया है। पास तो वो भी वही कर रहा है जो बाकी लोग भी किया है। हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स 90% या 75% में और भी लोग होंगे, लेकिन 49 लाख का पैकेज एक ही बंदे को क्यों मिला है? सीएस में 25 लाख का पैकेज गया फ्रेशर्स का रिसेंटली, ऐसा क्या कहां से बंदे हुए? वही तीसरा चौथा पांचवा आंख ओपन है। सर कैसे ओपन होता है? हाँ ये मेहनत का चीज है सर, इसके लिए बहुत सुनना पड़ता है, बात सुनना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है। डेडिकेशन खुद के प्रति, टीचर के प्रति, माँ बाप के प्रति, और अपने करियर के प्रति, चारों तरफ से डेडिकेशन होगा तो वो तीसरा चौथा पांचवा आंख खुल जाएगा। सबसे बड़ा बात तो अब खुद पे तो पहले डेडिकेटेड हो जाओ कि अपने लिए जियो, तो पहले अपने लिए तो जीते ही नहीं हो आप लोग। जीते हो सर सिर्फ बुरा काम के लिए, छोड़ो सर। जिस काम पे कोई क्या बोले सर, जो करके ना तो अपना कुछ हो सकता है ना किसी और का, उसी काम पे जिंदगी भर बसा रहता है बिना काम का, जो भी हो। लेकिन एक बात सर, जब पैसा लगाए कंपनी में, कोई भी लगाए, उसका पास्ट देखे, उसका प्रेजेंट देखे, उसका फ्यूचर देखे, तभी वैल्यूएशन करना है, और कोई कारण नहीं। अच्छा ये बीच बीच में जो बोलता हूँ ना, पर्सनली मत लेना सर, समझाने के लिए बोलता हूँ, ठीक है? आप लोग ऐसा आग बनाते हैं ना मेरे को खराब, कि सर हम लोगों को बोल रहे हैं, नहीं सर, मैं किसी को पर्सनली कुछ नहीं बोलता हूँ, ये जस्ट एक इन जनरल बात कर। एक्सटर्नल यूजर जनरली दी पास्ट इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड, ताकि वो उसके पास कम्युनिकेशन हो जाए कि पहले कंपनी क्या किया था, उसका उस टाइम पे वैल्यूएशन क्या था, फ्यूचर में कंपनी क्या प्रोजेक्ट ला रहा है। रॉयल एनफील्ड का कंपनी नाम क्या है कंपनी का? हाय सर। आइचर मोटोर, ठीक है? ये जो आइचर मोटोर है, ये पहले, ये जो बाइक है ना रॉयल एनफील्ड, ये पहले ना आर्मी का था। आर्मी का कोई एक ब्रिटिश कंपनी था, वो उसको बनाता था, इस तो चला गया, फिर आर्मी का वो सप्लाई बंद हो गया, तो कोई नहीं ले रहा था। उसका जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट था, या फिर जो उसका इंजीनियरिंग था, तो उसको परचेज करना था, तो कोई खरीद नहीं, तो ये आइचर मोटर का जो उस ओनर था, वो जाके बिडिंग किया और बोला कि हमको लेना है। सस्ते में ही मिल गया था, 94 95 के आसपास का बात है। लेकिन बहुत दिन से कोशिश करे जा रहे हैं, फिर एक बुलेट बना था,
लेकिन बुलेट खरीदने का औकात सबका नहीं था। सिर्फ जो पुलिस में काम करता था वो भी बड़ा ऑफिसर होता था, बड़ा बाबू होता था, वही लेता था। बाकी छोटा बाबू लोग, सर ने बुलेट ले ली। और गांव में, हाँ सीरियसली ऐसे ही होता था। उस टाइम पे चलता था ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, उस टाइम पे बड़ा बाबू ले लिया बुलेट ना। अब छोटा बाबू, मेजा बाबू, जितना सारा होता है ना सर, देखा सर ने बुलेट ले ली। और गांव में जितना यूथ होता था ना, छोटा बच्चा, बुलेट आ गया गांव में, सब कोई भाग भाग के बुलेट के पास आ जाए। क्या आवाज है उसका, लड़का लोग स्पेशली भागा भागा, अलग ही लेवल का। लेकिन फिर भी मार्केट नहीं बना पा रहा था सर, क्योंकि इंडिया में परचेजिंग पावर नहीं था। 1.5 लाख का बाइक कौन खरीदेगा? आज 1.5 लाख 2 लाख में मिलता है, उस टाइम उस हिसाब से दाम ज्यादा था। लेकिन देखो 2013-14 से रॉयल एनफील्ड का सेल ऐसा पिकअप लिया, इतना दिन कंपनी बैठे बैठे मक्खी मार रहा था। 95 से 2013, 18 साल। जस्ट पेशेंस देखो कंपनी का। ट्रैक्टर बनाता था कंपनी, वो आज भी थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन ट्रैक्टर उसका वो मार्केट कभी नहीं बन पाया। रॉयल एनफील्ड उसको दे दिया। अब बाकी कंपनी सोच रहा है कि रॉयल एनफील्ड को कैसे टोके। बाकी लोग सोच रहे हैं कि रॉयल एनफील्ड का मार्केट इतना बढ़ रहा है कि अभी मैंने 18 साल चुपचाप रहने के बाद आज वो बाकी लोगों को हीरो हीरो सोच रहा है कि हमें ऐसा कुछ करना है कि मेरा बाइक तो नॉर्मल वो वाला चीज नहीं है, सिर्फ लोग सस्ता माइलेज के लिए लेता है। हीरो का भी यही किस्मत है, सिर्फ माइलेज के कारण चलता है, और किसी कारण से नहीं चलता। कम से कम कोई स्टाइल स्वैग के लिए तो बिल्कुल नहीं लेता है हीरो। खेल ही बदल। तो यही बात है सर कि उसका पास्ट देखो, उसका प्रेजेंट देखो, उसका फ्यूचर देखो, फिर जाके पैसा। समझ में आ रहा है सर? There is no uniform set of events and transactions in accounting which are required for decision making. फॉर एग्जाम्पल इन कैश मैनेजमेंट, ये सब आप लोग कहाँ पढ़ोगे? कैश मैनेजमेंट फाइनेंस में पढ़ोगे, इंटरमीडिएट फाइनल में पढ़ोगे, पढ़ाऊंगा सर। वेरियस कैश रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंस आर द नेसेसरी ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। कि पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा ज्यादा होना भी मुश्किल होता है सर। एक कंपनी देखना, कभी कभी शेयर मार्केट में आप लोग खबर सुनते हो कंपनी बायबैक कर रहा है, क्योंकि कंपनी जितना शेयर खुला रखेगा उसके हिसाब से मार्केट में कैपिटल भी होना चाहिए। तो कंपनी जब कैपिटल मैनेज नहीं कर पाता है ना, तो उसको बायबैक कर देता है, क्योंकि उतना पैसा मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। देखना कभी कंपनी ज्यादा डिविडेंड देता है कुछ कंपनी। क्यों? क्योंकि इतना कैश बिजनेस में रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ज्यादा पैसा रखने के लिए बड़ा बड़ा केस में जब 500 600 700 1000 5000 करोड़ का बात हो जाता है ना, तो उतना पैसा मैनेज करने के लिए भी खर्चा करना। समझ रहे हो सर? तो कैश मैनेजमेंट उसमें सिखाया जाता है कि कैश को कैसे मैनेज करें। आइडियल पैसा पड़ा रहेगा वो अच्छा बात नहीं होता है। वो अल्टीमेटली कंपनी के ऊपर बर्डन हो जाता है, कैश को मैनेज करने के लिए अलग से हेडेक हो जाता है। तो जब कैश आपके पास चुपचाप पड़ा हुआ हो, एक्स्ट्रा हो, तो उसको उस टाइम पे किस तरह से आइडल से उसको मोबिलाइज करना है। मोबिलाइज माने सर्कुलेशन करके, कहीं पर इन्वेस्ट करके, कहीं इन्वेस्टर को खुश करके, शेयर होल्डर को दे के बिजनेस को बना के रखें। फिर जरूरत पड़ने से फिर मार्केट का पैसा मार्केट में लाना। तो ये सारा चीज डिपेंड करता है। तो ये सब इवेंट्स है, ये सब इवेंट्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, और इसके ऊपर कंपनी का वैल्यूएशन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। फॉर गिविंग लोन टू ए बिजनेस वन नीड्स टू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रीपेमेंट एबिलिटी। जब हम किसी बिजनेसमैन को लोन देंगे, तो उसका रीपेमेंट एबिलिटी चेक नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं क्रेडिट वर्दीनेस। क्या बोलते हैं सर? तो क्रेडिट वर्दीनेस मैंने क्या, आप पेमेंट करने, आपका दम है पैसा पेमेंट करने का? दम है माने पैसा भी होना चाहिए कि बिजनेस में इतना रेगुलर फ्लो होना चाहिए। सेकेंडली, आपका पास में अगर कोई बैड रिपोर्ट है ना, तो इसलिए नॉर्मल लोगों के लिए सिविल स्कोर होता है। सिविल चेक करता है। क्रेडिट कार्ड लेने जाओ बैंक में, जो लोग ऑलरेडी थोड़ा सा क्रेडिट कार्ड पाने लायक हो गए हो, अब जाओ बैंक में, दिखते हैं आपको क्रेडिट कार्ड आपके नाम पे इशू करता है कि नहीं, अगर आपका कोई रेगुलर इनकम का फ्लो ना हो तो नहीं देगा। सिविल स्कोर गिर जाएगा तो क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। या फिर मानो आपका पुराना लोन में फेलिडिटी है, क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। टाइम पे लोन देना भी एक अच्छा आदत होता है सर। मैं आप लोगों को हमेशा बोलूंगा बना के रखना। चाहे 5,000 का लोन लिए हो, बट टाइम पे पे करो, विद इन डेट पे करो, सिविल स्कोर बढ़ जाएगा। सीरियसली, नॉर्मल बैंक से लेके आरबीआई तक मॉनिटर होता है वो 5,000 का लोन। चाहे लोन 5,000 का ही हो, चाहे लोन 5 करोड़ का हो, सारा लोन मॉनिटर होता है। इस बार पेटीएम का शेयर गिरा है, 800 टका से 600 में आ गया, क्योंकि आरबीआई ने डिक्लेयर किया कि ये जो पेटीएम जैसा बिजनेस जितना है ना, छोटा छोटा 50,000 का लोन देता था, छोटा मोटा लोन 50,000 तक का लोन देता था।
लेकिन ये सब लोन अनसिक्योर्ड लोन है, मैंने बदले में कोई मॉर्गेज कुछ भी एसेट रखना सिस्टम नहीं था। तो आरबीआई कहता है घर पे आग लगने के बाद कि आग को बुझाने जाना अच्छा बात है, मतलब कि पैसा इतना सारा अनसिक्योर्ड है तो लोग पैसा मार के जाएगा ऐसा संभावना ज्यादा है। क्योंकि हमारे देश में ना गजब लोग है अभी जो ऐसा ही करता रहता है, लेने के टाइम पे ले लेगा और देने के टाइम पे देगा नहीं। ऐसा लोग बहुत है। आरबीआई को डर लग रहा है कि इतना सारा लोन तो दे दिया, अगर पैसा डूब गया तो फिर बैंकिंग सिस्टम पे आवाज उठेगा। पेटीएम पैसा नहीं मारेगा लेकिन सिस्टम धोखा हो जाएगा, फिर पेटीएम लॉस में चला जाएगा, फिर पेटीएम का बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ेगा तो आप लोग आरबीआई पे उंगली करेंगे, फिर इंडियन बैंकिंग सिस्टम धोखा में आ जाएगा और ये पूरा बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम करेगा। इसलिए बोला छोटा लोन बंद करो, इमीडिएट इफेक्ट में बंद करो, बाद में जब सिचुएशन होगा फिर दे, करेंटली बंद करो। और क्योंकि ये पेटीएम का बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा है, ठीक है, तो उसका वैल्यूएशन में इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ये बिजनेस वो कर नहीं पाएगा तो वहां से उसका अर्निंग बंद हो जाएगा। 15% 18% इंटरेस्ट लेता है, तो वो इंटरेस्ट आना बंद हो जाएगा, तो इंटरेस्ट आना बंद हो जाएगा तो फिर पेटीएम के बिजनेस पे भी ग्रोथ स्लो हो जाएगा। इस डर के चक्कर में 800 का शेयर 600 में आ गया। सिर्फ 3 लाख के ऊपर जो लोन है उसको मॉनिटर करने के लिए पेटीएम ने बोला है कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को मॉनिटर करेंगे। और 3 लाख का लोन हर किसी को नहीं मिलेगा, जिसका सिविल स्कोर हाई रहेगा उसी को मिलेगा। खेला समझ में आ रहा है सर? ये ममता दीदी का खेला हवे नहीं है, ये फाइनेंशियल खेला हवे, ठीक है। ममता दीदी तो क्या खेला खेला हवे करते करते क्या ही खेल रहे हैं उन्हीं को पता है, जो भी हो। बट वर्ड्स अच्छा दिया था, खेला हो। ओके, तो फॉर गिविंग लोन टू अ बिजनेस वन नीड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रीपेमेंट एबिलिटी, पॉपुलरली कॉल्ड डेब्ट सर्विसिंग। इसको कहते हैं डेब्ट सर्विसिंग, याद रखना सर, ठीक है। क्या कहते हैं? डेब्ट सर्विसिंग। और प्रिंसिपल्स एंड इंटरेस्ट, दिस आल्सो इंक्लूड पास्ट इंफॉर्मेशन, current state of affairs as well as future projections. It may be mentioned that past and present objects and events can be measured with some degree of accuracy, but future events and objects are only predicted. देखो, पास्ट में तुमने क्या किया या प्रेजेंट में तुम क्या कर रहे हो, ये फिर भी एक एक्यूरेसी लगा सकता है, जा सकता है। तुम्हारा पास्ट रिजल्ट जो भी तुमने किया उसका एक्यूरेसी पता लग जाएगा, है ना। तुमको 10th में 50% मिला था तो वो एक्यूरेट है, तुमको 80% मिला था एक्यूरेट है। तुम प्रेजेंटली एग्जाम दे रहे हो, अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, वो आपका प्रेजेंट है। बट फ्यूचर में तुम क्या करोगे इसका क्या एक्यूरेसी निकालेंगे, वो प्रिडिक्शन ही लगाया जा सकता है। इसलिए मैथ्स में एक सब्जेक्ट होता है प्रोबेबिलिटी। क्यों होता है प्रोबेबिलिटी? इसीलिए होता है, प्रोबेबिलिटी इसीलिए होता है कि अगर बंदा पहले अच्छा किया, अभी भी अच्छा कर रहा है, तो नॉर्मल बात है कि आगे भी अच्छा करे। अगर बंदा पहले अच्छा किया, बीच में खराब किया, आगे डेंजर है। पहले बहुत खराब था, बीच में अच्छा किया, चांसेस इज दैट कि वो आगे अच्छा ही करेगा, बट एक मन में एक रहेगा कि इसका पास्ट थोड़ा सा वीक था, तो शायद थोड़ा सा रिस्क है। वैल्यूएशन समझ रहे हो सर? हर तरीके का इम्पैक्ट हो सकता है। मैंने सिंपल बात है, हो सकता है कि 10th में जब पढ़ रहा था एकदम प्योरली स्टूडेंट था, बोर्ड के टाइम पे आशिकी गिरी चालू कर दिया, ठीक है, पढ़ाई में इम्पैक्ट आ गया। 10th पे अच्छा था एकदम, माँ बाप का एकदम सोनू मोनू बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है। 12th में जो करना नहीं वही करना चालू कर दो, और फिर कॉलेज में आके डबल आशिकी हो गया, फिर गया काम से। मैं कितना मेरे कितना दोस्तों को ऐसे खत्म होते देखा हूँ, आप लोग जानते नहीं हो सर। हम लोग सोचते थे कि ये लोग जिंदगी में क्या करेगा, क्योंकि इतना दिमाग वाला बच्चा था। टीचर मैथ सॉल्व नहीं करता था, 1 घंटा पहले सॉल्व करके बैठा होता था, सब हो गया है, इतना दिमाग है। टीचर मैथ्स लिख रहा है, बच्चा का सॉल्व होके बच्चा बैठा हुआ है, टीचर भी जाके बोल रहे भाई तुम लोग बहुत उन्नति करोगे, और हम लोग तो पीछे बैठते थे, स्पेशली मैथ्स के क्लास में, ठीक है। टीचर कहते तुम लोग का कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम लोगों का। लेकिन उस टाइम पे तो पता नहीं था ना कि सिर्फ वो वाला परफॉर्मेंस नहीं, जिंदगी में और भी परफॉर्मेंस होते हैं जो वैल्यूएशन को मेजर करता है। और वो दोस्त लोगों को बाद में देखा, कॉलेज खत्म होते होते वो लोग खत्म हो गए। अभी रिसेंटली गया था, एक लड़का देख रहा है कि लोकल जो मार्केट है वहां पर एक जेरोक्स का दुकान खोल के बैठा है। खराब लगता है। हम लोग के टाइम पे टॉपर होता था, 9-10 तक टॉपर था, सोचो आप। एक को रिसेंटली पॉलिटिकल थोड़ा बैकअप से हॉस्पिटल में एक नौकरी दिया गया है रिसेंटली।
मैं जाके जब भी देखता हूँ टॉप पर था और हमेशा टॉपर रहा, बट वही बीच का जो दे दिया एकदम। फिर अब देखो, अब हम लोग तो अभी धीरे धीरे मिडिल एज की तरफ जा रहे हैं ना। अब इस एज में और कुछ नया हो नहीं सकता, अब जो है उसी को बेहतर किया जा सकता। नया होने के लिए तो बहुत मेहनत करनी है, मुश्किल है। इसीलिए सर अपना वैल्यू को कभी भी गिरने मत देना, हो सके तो उठाओ, गिरने मत दो, बिजनेस की तरह। फ्यूचर प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है सर, cannot be measured. Prediction is an essential part of accounting information. प्रेडिक्शन एक एसेंशियल पार्ट है। हम लोग बोलते हैं सर प्रेडिक्ट कैसे करेंगे, जो लोग शेयर मार्केट का क्लास करने आते हैं ना, रोज मेरे को पूछता है सर कैसे मान ले कि ये बढ़ेगा। अब उनको क्या करो, अकाउंटिंग क्लास में भी लेके आओ क्या? फिर बोलेगा सर इतना पढ़ाई नहीं कर सकते। मैं रोज बोलता हूँ कि सर एक प्रेडिक्शन तो लगाना ही पड़ेगा, थोड़ा जिगरा चाहिए, थोड़ा जिगरा चाहिए। अब पूरा प्रेडिक्शन पे दुनिया टिका हुआ है, हम आप तो कुछ नहीं है। बाकी देखो हिसाब किताब है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, बट एक प्रेडिक्शन तो है। एंड दैट्स व्हाई प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पढ़ो आप लोग अच्छे से पढ़ो, इवन मैम के कराने के बाद अलग से पढ़ो, बट पढ़ो प्रोबेबिलिटी, सीरियसली काम आता है। वो जो कॉइन का, बॉल का जो भी क्वेश्चन होता है ना सर, उसको प्रैक्टिस करो, बहुत काम का चीज है, लिख के रख लो कि सर ने बोला है, बहुत काम आएगा। मैं कभी कभी फर्स्ट टाइम पे पढ़ता नहीं था, इसलिए बोल रहा हूँ आपको, मेरे को बहुत टफ लगता था। मैं बोलता था ये मेरे दिमाग में नहीं जा रहा है, पर मैम का कैलकुलेशन बड़ा अच्छा है तो मैम फटाफट कर लेता था, किसी भी तरह से, इधर से पीछे से आगे से जैसे कराते हैं ना, उसी तरह से। अरे तेरे दिमाग में घुस जाते, मेरे दिमाग में घुसता नहीं है। फिर बाद में जब ये सब स्टॉक मार्केट वगैरह में पढ़ना चालू किया, पढ़ाना चालू किया, बोले भाई यही तो काम आ रहा है। फिर मैं मैम को बोलता मेरे को प्रोबेबिलिटी सीख। अब क्या, सीखने का इच्छा है पर उतना तो नहीं है ना, इसीलिए जो गलती मैं कर लेता हूँ मैं समझ जाता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता रहता हूँ मत करो सर। जिस चीज को आप पीछे करोगे ना, वही चीज आपके आगे गला का कांटा बनेगा, मत करो, वैल्यूएशन गिर पाएगा। समझ गए सर, इतना तक बात। तो प्रेडिक्शन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। डिसीजन मेकर हैव टू टेक डिसीजंस अबाउट द अनसीन फ्यूचर फॉर व्हिच दे नीड सुटेबल इंफॉर्मेशन। आपको अनसीन फ्यूचर में ही पैसा लगाना है, आपको अनसीन फ्यूचर में ही इन्वेस्टमेंट करना है, बट विद सुटेबल इंफॉर्मेशन, और सुटेबल इंफॉर्मेशन के लिए आपको वैल्यूएशन करना। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये सेम चीज मैं शेयर वैल्यूएशन के टाइम पे भी पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करके, बट यही शेयर वैल्यूएशन लोग सीखने आते हैं। बड़े बड़े कॉलेज में भर्ती होते हैं सर, आईआईएम टाइप्स का, 1 लाख का कोर्स फीस देके शेयर वैल्यूएशन सीखने जा रहे हैं। यही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सिखाया जाता है और कुछ नहीं। एजुकेशन इतना लग्जरी नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है ना, वो जैसे जैसे टाइम पे नहीं सीखते तो वही चीज महंगा हो जाता है और उनके लिए प्रोडक्ट बन जाता है। अच्छा ये हो गया सर ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स टू बी मेजर्ड। ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स टू बी मेजर्ड। सुमित कहाँ हो भाई? यहाँ पर हो? वैल्यूएशन किसका गिर गया, मेरा या तुम्हारा? पढ़ ले, इधर नहीं है तू। स्टैंडर्ड और स्केल ऑफ मेजरमेंट इन अकाउंटिंग, मनी इज द स्केल ऑफ मेजर। मैं आपको बार बार बोल रहा था, दुनिया पैसे से, पैसे को ही सबसे ज्यादा, माने सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, रेस्पेक्ट करता है। पैसा है तो रेस्पेक्ट है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। गलत बात है। देखो अकाउंट्स भी बोलेगा गलत बात, सीरियसली अकाउंट्स भी बोलेगा गलत बात है, और मैं भी बोलता हूँ गलत बात है। इन अकाउंटिंग मनी इज स्केल ऑफ मेजरमेंट, सी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ये पहले भी मैं आपको पढ़ाया। चलो अभी थोड़ा देखते हैं। Nowadays quantitative information is also communicated along with money information। पैसा, तो पैसा पैसा करती है, और पैसे पे तो मत देखो। मनी एज ए मेजरमेंट स्केल हैज नो यूनिवर्सल डिनोमिनेशंस। पैसे का क्या प्रॉब्लम है ना, दुनिया भर में इसको तोलने का माने मेजर करने का माने नापने का, ठीक है, कोई यूनिवर्सल मेथड नहीं। अमेरिका बोलेगा मेरा डॉलर अच्छा है, इंडिया बोलेगा मेरा रुपीज अच्छा है, पाकिस्तान बोलेगा मेरा रुपया अच्छा है, ठीक है, अरब बोलेगा मेरा दिनार अच्छा है, जापान बोलेगा मेरा येन अच्छा है, चाइना बोलेगा मेरा युआन अच्छा है, और कौन सा है, स्विट्जरलैंड बोलेगा मेरा फ्रैंको अच्छा है, स्विस फ्रैंको। ये सब क्या है, करेंसी का नाम। डोंट वरी सर,
मैं पूरा सब नहीं जानता, थोड़ा बहुत जो चलता है ना करेंसी डेरिवेटिव स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होता है करेंसी का, उसके लिए मेरे को जितना थोड़ा बहुत आदत है, ठीक है। अदरवाइज हर कंट्री का मेरे को भी पता है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि हर एक कंट्री अपना अपना करेंसी को ज्यादा बड़ा सुनाता है। वो बोलेगा मैं बड़ा, वो बोलेगा मैं बड़ा। तो पैसा का प्रॉब्लम क्या है कि ये कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कर सकता। जैसे यूएस डॉलर, 1 US डॉलर इक्वल्स टू 83 रुपीज अप्रोक्स, ठीक है। तो उनका जिसका वैल्यू $1 का है उसका वैल्यू हमारे यहाँ पर 83 है। इसका मतलब यूएस डॉलर ज्यादा अच्छा है, हमसे बेहतर पोजीशन पे है, हम पीछे हैं। इसके पीछे अलग रीजन है, इकोनॉमी और भी अलग मैटर, मैं उसके अंदर नहीं अभी जाऊंगा। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ, मनी मेजरमेंट इक्वल तो नहीं हुआ ना। तो क्या कहते हैं, इट टेक्स द शेप ऑफ करेंसी रूलिंग इन ए कंट्री। फॉर एग्जांपल इन इंडिया द स्केल ऑफ मेजरमेंट इन रूपी, इन द यूके पाउंड स्टर्लिंग, यूके पाउंड बोलते हैं, जर्मनी में ड्यूस मार्क बोलते हैं डीएम, यूनाइटेड स्टेट्स में डॉलर बोलते हैं। एंड देयर इज नो कांस्टेंट एक्सचेंज रिलेशनशिप अमंग द करेंसीज। मैंने ऐसा नहीं कि अमेरिका वाले हमको डॉलर दे देगा तो हम उसको यूज कर लेंगे, या फिर हम उनको रुपीज दे देंगे तो उसको एकदम नॉर्मल में यूज कर लेंगे। मैंने चलो कोई अमेरिका, मैं अमेरिका में गया 1 टका दिया, तो ऐसा नहीं कि वो हमें हमें $1 दिया तो इक्वल हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। यानी मेरा अमेरिका में जाके किसी को ₹1 देना और किसी अमेरिकन का इंडिया में आके हमको $1 देना, एक नहीं माना सर। यही यही प्रॉब्लम है। अगर पैसा इतना अच्छा चीज होता, जैसे गोल्ड में है ना, एक अमेरिकन आके आपको 10 ग्राम गोल्ड देता है, आप भी उनको जाके 10 ग्राम गोल्ड दे दो, मैटर एक ही हो जाएगा। वो एक स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, हुआ ना। लेकिन पैसा को उतना बड़ा मोल नहीं है, प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन सर फिर भी पैसा ही तो चलता है, उसके पीछे कारण है सर। उसके पीछे मेरा एक आज से क्लास स्टार्ट होने का बात है, देखता हूँ 8 बजे से स्टार्ट करूंगा करेंसी डेरिवेटिव का, वहां पर ये सब बात करूंगा कि आखिर पैसा कैसे डिस्कशन हुआ, चालू हुआ, क्या ये जो ट्रेडिंग होता है ना करेंसी का, वो कैसे ट्रेड होता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो वहां पर ये सब बताया जाता है सर। छोड़ो सर, अब इतना गहरा में चले जाएंगे तो अकाउंट्स बुरा मान जाए। सो इफ वन बिजनेसमैन इन इंडिया took loan for $5,000 from businessman in the USA, he would enter the transaction in his books in terms of rupees. Suppose at the time of loan agreement exchange, rupees 50 equals to $1 as per this example. ठीक है, the loan amounted rupees 2,50,000. लोन का वैल्यू कितना है, 2.5 लाख। So after the exchange rate has been changed, $1 equals to 55, ये 2,50,000 भी हो गया 2,75,000, क्योंकि $1 का वैल्यू 50 से 55 हो गया। तो लोन का वैल्यू भी 2,50,000 से 2,75,000 हो गया, लेकिन एक्चुअल में लोन तो 2,50,000 का ही दिया गया था। ठीक है, तो सो मनी एज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट लैक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ये दुनिया भर में सिमिलर काइंड ऑफ मैसेज नहीं पहुंचाता है। बात समझ में आ रहा है सर, ठीक है। तो अक्रॉस बाउंड्री ऑफ ए कंट्री अनलेस ए कॉमन करेंसी इज इन वोक, यानी जब तक एक कॉमन करेंसी ना बन जाए कि पूरा दुनिया भर में एक ही करेंसी चलेगा, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा है क्या कि पूरा दुनिया भर में एक ही करेंसी चलता है, ऐसा नहीं है। हाँ, हम लोग एक अलग रास्ता निकाला है कि डॉलर का एक्सचेंज को बेस करके एक बेस बेस के लिए डॉलर को ज्यादा यूज किया जाता है, डॉलर डोमिनेशन ज्यादा है। लेकिन फिर भी यूरोपियन वर्ल्ड में वो लोग डॉलर को उतना भी वैल्यू नहीं करता है। सिर्फ हम लोग जैसे कंट्री थोड़ा डॉलर डॉलर चिल्ला है। यूरोप वगैरह में उतना, क्योंकि यूरोप यूएस डॉलर से यूरोपियन कंट्रीज का वैल्यूएशन ज्यादा है, यूके पाउंड का वैल्यूएशन ज्यादा है, स्विट्जरलैंड का फ्रैंको का वैल्यूएशन ज्यादा है। तो फिर वो डॉलर को क्यों इतना तवज्जो देगा, माने इतना क्यों वैल्यू करेगा। बात समझ रहे हो सर। So money as a unit of measurement lacks universal applicability across boundary of a country unless a common currency is invoked, since the rate of exchange fluctuates between two currencies। और इसी फ्लक्चुएशंस पे ट्रेड होता है, इसी फ्लक्चुएशंस पे लोग करेंसी में ट्रेड करता है। ये जो स्टॉक मार्केट ट्रेड होता है, सिमिलरली करेंसी में भी ट्रेड करता है। गूगल में लिखो यूएसडी INR, ये देखो ट्रेड भी होगा, ये देखो अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। ये देखो 83.40, ये देखो इसका टेक्निकल चार्ट भी ओपन हो जाएगा। ये देखो इसी ट्रेडिंग को सीखना है। दुनिया भर में स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा चलने वाला ट्रेडिंग एक्टिविटी है, स्टॉक से भी ज्यादा चलता है।
और इसका मजा का बात है कि ये मार्केट कभी बंद नहीं होता, ये सन को चेज करता है, सूरज को चेज करता है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट चलता है पूरा वर्ल्ड वाइड, और सुबह जापान ओपन होता है सबसे पहले, और सबसे लास्ट में ओपन होता है अमेरिका, क्योंकि जापान ईस्ट में है और अमेरिका वेस्ट में। तो जापान का मार्केट खुला, फिर इंडियन मार्केट बीच में ओपन हुआ, फिर इंडियन मार्केट बंद हुआ तो यूरोप ओपन हुआ, माने इंग्लैंड 5.5 घंटा पीछे है, फिर वो लोग क्लोज होगा तो अमेरिका खुल जाएगा। तो इस तरह से ये डेरिवेटिव करेंसी का मार्केट कभी भी बंद नहीं, 24 आवर्स ट्रेडिंग चलता है इसका। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है सर, जो भी हो छोड़ो। लेकिन ये जो करेंसी में लोग ट्रेड करते हैं ना, इसी चक्कर में करते हैं, क्योंकि इसका बीच में ये जो फ्लक्चुएशन है उसी गैप में जो ट्रेडर लोग ट्रेड कर लेते हैं, सस्ता में कोई पर्टिकुलर करेंसी को पाई करके महंगा में बेच देते हैं। ये खेल बन गया है लोगों के लिए, मैंने ट्रेडिंग का खेल, स्पोर्ट्स नहीं, पैसा है इसमें, नॉट अ स्पोर्ट्स। लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड। तो फिर क्या बता रहा है, तो फिर मनी एज ए मेजरमेंट स्केल आल्सो बिकम्स वोलेटाइल। ये वोलेटाइल हो गया ना, समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने कि मनी एज ए मेजरमेंट स्केल इतना भी बने उमदा नहीं है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं पैसा से सब कुछ तोल सकते हैं, नहीं तोल सकते, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है इसका। डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्केल देखो, एन आइडियल मेजरमेंट स्केल शुड बी स्टेबल ओवर टाइम। जो स्केल आइडियल होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ 1/1 kg कैबेज, कैबेज माने बांधा गोभी, हिंदी में क्या बोलता है, पत्ता गोभी ना, ठीक है। तो if 1 buys 1 kg cabbage today, the quantity he receives will be same if he will buy 1 kg cabbage 1 year later। यानी आज का 1 kg का पत्ता गोभी 1 साल बाद भी 1 kg का ही पत्ता गोभी रहेगा ना, पत्ता गोभी थोड़ी ना 1 kg में चेंज हो जाएगा। Similarly, the length of 1 meter cloth will not change if it is bought a few days later। यानी आज 1 मीटर का कुछ चीज खरीदना एक दिन बाद या 5 दिन बाद या 1 साल बाद एक ही होगा ना, थोड़ी ना बदल जाएगा सर। दैट इज टू से मेजरमेंट स्केल शुड बी स्टेबल इन डायमेंशन। ठीक है, मेजरमेंट स्केल हमेशा स्टेबल होना चाहिए, वैल्यूएशन वाइज भी, डायमेंशन वाइज। सो मनी एज ए स्केल ऑफ मेजरमेंट इज नॉट स्टेबल। पैसा का प्रॉब्लम है ये, लेकिन पैसे का सबसे बड़ा सुविधा क्या है, इजीली एक्सचेंज मनी, एक्सचेंजेबल। यही सबसे बड़ा कारण है, इसीलिए मनी का इतना यूज होता है। प्रॉब्लम क्या है ना, देखो अगर जैसे बार्टर सिस्टम में चलता था, बार्टर में मानो मेरे घर में दूध होता है, मैंने गाय का दूध होता है, किसी के घर में मानो अंडा होता है, मुर्गी का अंडा होता है। अब दूध का दाम ज्यादा है कि अंडा का दाम ज्यादा है? अब मानो दूध महंगा है, अंडा सस्ता है, एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब ये बता रहे कि 1 kg दूध के समान 1 पीस अंडा। अब अगर कोई बंदा 1.5 kg दूध दे देगा तो फिर अंडा आधा कैसे देगा? हाँ बोलो। नहीं सर, बात को समझे, वो तो अलग बात हो गया। 1 kg दूध को 1 kg दूध मैंने एक अंडा, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। अब बंदा बोल रहे कि 1 kg दूध मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम तुम्हारा एक अंडा मेरे को दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आधा केजी दूध तो बढ़ा दूंगा, लेकिन तुम मेरे को हाफ अंडा कैसे दोगे? ऐसा, ये तो एक अंडा वाला एग्जाम्पल, जैसे हर चीज में ऐसा प्रॉब्लम होता था। तो बार्टर सिस्टम बहुत ही अच्छा है मेजरमेंट के लिए, वैल्यू करने के लिए, लेकिन क्योंकि वो डिविजिबल नहीं होता है ना। अब मैंने गोटा गोटा, कोई बोल रहे मेरा एक गाय सुमन, तुम्हारा 2 बकरा या 3 बकरा, ठीक है, लेकिन कहीं पर भी थोड़ा गाय का कोई स्पेशल बात हो जाए तो वो बोल रहे कि नहीं 3.5 बकरा है। तो ये जो आधा बकरा कहाँ से देगा? काट के तो नहीं दे सकता, क्योंकि गोटा बकरा का वैल्यू होगा। प्रॉब्लम बहुत होता था, तभी ये करेंसी सिस्टम चालू है, क्योंकि ये इजीली भी ट्रांसफरेबल है। समझ रहे हो सर? लेकिन उसका प्रॉब्लम भी है, हर चीज का एक पॉजिटिव नेगेटिव तो रहता है ना। लेकिन वैल्यूएशन वाइज अगर देखो तो बार्टर सिस्टम जैसा वैल्यूएशन और किसी चीज में नहीं, इजीली मेजर हो जाएगा कि किसका क्या वैल्यू है, दिखेगा वैल्यूएशन, आंखों देखी एकदम। लेकिन क्योंकि वो एक्सचेंजेबल नहीं है, ट्रांसफरेबल नहीं है, इसीलिए बंद करना पड़ा। और सबसे बड़ा बात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो कभी नहीं हो सकता, अपने बस लोकेलिटी में हो सकता है।
अब गाय भैंस तुम बेचने जाओगे, मानो तुम दूसरे कंट्री में जा रहे हो, वो बोल रहे भाई मेरा गाय का, जैसे होता है जैसे मुर्गा का, अगर देखोगे हमारे वेस्ट बंगाल का मुर्गी देखे हो ना आप लोग, छोटा साइज में होता है। तुम आंध्रा चले जाओ, वही नॉर्मल मुर्गा का साइज इतना बड़ा हो जाए। हाँ, देसी गाय बोल रहा हूँ मैं, ब्रॉयलर का नहीं। वो तो ब्रॉयलर तो प्रोडक्ट है, वो प्राणी नहीं है सर। वो क्या प्राणी है, कुछ नहीं है, वो बेसिकली केमिकलाइज्ड करके ये करके पप 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 करता रहता है, और कुछ नहीं। वो प्रोडक्ट है जो हम लोग खाते हैं। सीरियसली, इंजेक्शन नहीं बनाया जाता है, टोटली केमिकलाइज सिस्टम बनाया जाता है, कुछ नहीं है। कोई ओरिजिनल मुर्गा नहीं खाते हैं। जो लोग, मैं नहीं खाता, वो अलग बात है, जो खाते हैं ओरिजिनल जो होता है, ओरिजिनल वाला ही होता है, देसी जिसको बोलते हैं। तुम आंध्रा में चले जाओ, उसका मुर्गी का क्वालिटी देखो। अच्छा, हमारे बंगाल में भी गाय देखते हो, तुम साउथ इंडिया में चले जाओ, उसका गाय देख के। तुम हरियाणा चले जाओ, वहां का गाय देख के आओ। मैंने काऊ का बात कर रहा हूँ। तो भाई इसका काऊ उसका काऊ इक्वल नहीं होगा, नहीं होगा। वैल्यूएशन में ज्यादा है, साइज में बड़ा है, ताकत है, दूध ज्यादा देता है। पार्टनर में प्रॉब्लम है समझ रहे हो सर? आगे देखो, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। इन सिंपल, ऐसा कुछ भी मेजरमेंट होना चाहिए जो कि स्टेबल हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, इन्फॉर्मेशन ऑफ 1 year मेजर्ड इन मनी टर्म्स मे नॉट बी कंपेरेबल विद दैट ऑफ अनदर ईयर। सपोज प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ ए कंपनी इन 2 different years are as follows: ईयर 1, ईयर 2। ईयर 1 में 5,000 पीसेस क्वांटिटी सेल हो रहा है, जिसका वैल्यूएशन से 5 लाख। लेकिन ईयर 2 में 5,500 पीसेस सेल हो रहे हैं, जिसके वैल्यू 5,40,000, दाम बढ़ गया है। होता है, हो सकता है रॉ मटेरियल का दाम बढ़ जाने से नहीं होगा। अरे प्याज का दाम 2 दिन पहले 80 टका हो गया था, टमाटर 300 टका हो गया था, लेकिन अभी जाओ 40 टका में टमाटर मिल रहा है ना। तो इसी तरह से अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाएगा तो 4,500 क्वांटिटी का दाम भी बढ़ जाएगा। लेकिन अब खेल क्या है, लुकिंग एट द मनीटरी फिगर, वन मेक बी ग्लैड 8% सेल ग्रोथ। लोगों को लगे 5 लाख का चीज में 5,40,000 में बेचा, है ना। इनफैक्ट देर वॉज 10% प्रोडक्शन, देर वॉज ए 10% प्रोडक्शन एंड सेल्स डिक्लाइन। 5,000 की जगह तुम्हारा प्रोडक्शन गिर गया 4,500, 500 प्रोडक्ट कम प्रोडक्शन को, तो सेल डिक्लाइन कर गया, सेल बढ़ गया। अरे 5 लाख का 5,40,000 हो गया, लेकिन प्रोडक्शन गिर गया ना सर। तो 8% में सेल्स में ग्रोथ है, 10% में प्रोडक्शन में या सेल्स में इंक्रीज डिक्लाइनिंग है, गिर गया। तो ग्रोथ एनबीसीज थ्रू मॉनेटरी फिगर्स इज ओनली ड्यू टू प्राइस चेंज। जो ग्रोथ हम लोग बताते हैं वो सिर्फ प्राइस चेंज में बताते हैं। लेट अस सपोज फर्दर दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द अबव मेंशन्ड 2 years इज एज फॉलोज। माने बनाने का खर्चा, ये तो सेल का खर्चा था, माने सेलिंग का प्राइस था 5,000 का 5 लाख, 4,500 का 5,40,000, ठीक है। अब 5,000 पीसेस देखो, 5,000 पीसेस बनाने में खर्चा पड़ा था 4 लाख, और 4,500 पीसेस बनाने में खर्चा पड़ा था कॉस्ट कॉस्ट 4,50,000। तो आप हिसाब करो, इधर आपका 1 लाख का प्रॉफिट है और इधर आपका 90,000 का प्रॉफिट है। हाँ सर, इधर 1 लाख का प्रॉफिट कर लिए और इधर 90,000 का प्रॉफिट हो रहा है ना, लेकिन सेल ग्रोथ किया था देखो। तो सेल ग्रो किया है, ये अच्छा बात है, लेकिन प्रॉफिट का हालत भी चेक करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया, सेल्स माइनस सीओपी, सीओपी माने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो इन द फर्स्ट ईयर प्रॉफिट वाज 1 लाख, while in the second year the profit was 90,000, so there was 10% decline in GP। तो ग्रॉस प्रॉफिट गिर गया आपका, जो बिजनेस के लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। एट द एंड ऑफ द डे अगर प्रॉफिट गिरेगा तो ये कभी भी अच्छा बात नहीं हो सकता, है ना, चिंताजनक बात है। सो मनी एज द यूनिट मेजरमेंट इज नॉट स्टेबल अगेन। यहाँ पर पूरा खेल मनी से हुआ था कि नहीं हुआ था? तो ये स्टेबिलिटी दे रहे हैं। मैंने कोई बोलेगा, मैंने नॉर्मल लोग बोलेगा, लास्ट बार नॉर्मल लोग क्या सोचता है, लास्ट बार 5 लाख का सेल किया था, इस बार 5.5 लाख का सेल कर लिए, बाकी का तो धुआं ही चल रहा है उसके मन में। कितने में खरीदे थे वो भी काउंट करो, मार्जिन का डिफरेंस भी देखो। ज्यादातर लोग इसलिए बिजनेस में समझ नहीं पाता चल क्या रहा है, इन्होंने ऐसे बैठ जाता है चुपचाप। वो क्या है, लास्ट बार से ज्यादा माल बेचा,
फिर भी पैसा क्यों नहीं है घर पे, उसका बहू उसको पूछ रहा है। इस बार तो आपको दुकान में मैं रोज ही देखा, आप तो दुकान से तो आते ही नहीं थे, इतना बेचा, फिर पैसा, जरूर कुछ गड़बड़ की हो क्या। उसका बहू उसको बोल रहे हैं। अब बंदा भी सोच में बैठ गया बीड़ी फूकते फूकते, वही मैं भी सोचूं कि कहाँ चला गया पैसा, ना तो कितने में खरीदा है, ठीक है, कहाँ ट्रांसपोर्टेशन, मान की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया, ठीक है, कुछ हिसाब किताब नहीं है, चुपचाप बैठा है। इसीलिए बोलते हैं हिसाब करो तो बिजनेस का एनालिसिस का पता लगेगा। समझ रहे हो सर, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा एक्चुअली, जो मैं बोल रहा हूँ ना ये मैं ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ लोगों को, ठीक है, पैसा अच्छा कमाते लोग, ठीक है, लेकिन जब भी कुछ मुश्किल होता है मैं देखता हूँ, एक बीड़ी लेगा गांव साइड में स्पेशली, ठीक है, तुमको क्या लगता है शहर से लोग उसके पास ज्यादा पैसा है, एक बीड़ी लेगा, बीड़ी पैसे, एक बीड़ी कान में और एक बीड़ी इधर, कान में बीड़ी लेके इधर रखेगा, ये बाद में खाएगा और थोड़ा सा फू मारेगा ऐसे, फू फू करेगा, पता नहीं उसे क्या निकलता है, फू मारेगा, और उसके बाद पैसा कहाँ चला गया, ठीक है, पैसा कहाँ चला गया, और उनके देहाती भाषा में बात करेगा ना और मजा आता है, जिसके जो भी देहाती लैंग्वेज हो। हम लोग के उधर थोड़ा सा ना वो महातो बेल्ट है, महातो बेल्ट माने झारखंडी बंगाली होते हैं ना सर, वैसा वाला बात होता है हम लोग इधर, तो हम लोग इधर ऐसे बात करता है मिडिल से। अबे हम ही तो এটা বুঝতেই পারছি না, ये পয়সাটা গিলো তো গিলো কোথা, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলতে পারবিস। ऐसे ऐसे टाइप ऑफ झारखंडी एंड बंगाली मिक्स आप सर, ठीक है, ऐसे কোথা গেল বলি, पैसा तो दिखते ही पाले नहीं, किसी को समझ में नहीं आया, पैसा दिख ही नहीं रहा है तो ऐसे बोला दिखते ही पाले ना। छोड़ो सर, मैं यहाँ पर थोड़ी ना लैंग्वेज का शोरूम थोड़ी खोला हूँ। अच्छा, तो बेसिकली मनी मेजरमेंट का प्रॉब्लम समझ रहे हो सर, बीच बीच में थोड़ा एंटरटेन हो जाता है और कुछ नहीं सर, पढ़ाई करो, मजा चल रहा है इधर। अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन, अब मेजरमेंट डिसिप्लिन के लिए तीन कॉन्सेप्ट है, वैल्यूएशन प्रिंसिपल तीन है सर, ठीक है, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक करेंट कॉस्ट, और सॉरी चार, एक रियलाइजेबल वैल्यू और एक प्रेजेंट वैल्यू। अब फटाफट देख लेते हैं इसके बारे में। हिस्टोरिकल कॉस्ट के बारे में आप लोगों को आइडिया है, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट के बारे में हम पहले भी बात किया था। जैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या बताते हैं, इट मीन्स acquisition price, it means acquisition price. For example, the businessman paid 7 lakh to purchase the machine and spent 1 lakh on its installation. ने कोई मशीन खरीदा 7 लाख पे और उस पे इंस्टॉल करने पे खर्चा किया 1 लाख, तो एक्चुअली तुम्हारा मशीन पे खर्चा पड़ा 8 लाख। बहुत लोगों को ना ऐसे घर पे ना, ऐसे मानो थोड़ा महंगा कुछ चीज खरीद लिया और पापा पूछ रहे हैं या माँ पूछ रहे हैं बेटा कितना खर्चा आया, उनकी खर्चा एक्चुअली में 7 लाख आया। ये जो इंस्टॉलेशन का 1 लाख है ना, मैंने जब ऑनलाइन में खरीदा है तो 7 लाख या 7,000 जो भी ऐसे दिखा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट खर्चा या फिर और भी 1,000 टका का इंस्टॉलेशन में मशीन खर्चा लगा है ना, वो छुपा देगा, वो बोलेगा नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो बोलने से डांट पड़े, 8,000 खर्चा कर दिया, इसलिए चुपचाप रहो। ठीक है, तो लेकिन सर ओरिजिनल में तुम्हारा खर्चा 8 लाख है या 8,000 है, ये भूलना नहीं चाहिए। माँ बाबा कुछ देर के लिए बोका बना सकते हो, पर रियलिटी से कितना दूर भागोगे। ठीक है, the historical cost of machine would be 8 lakh. So according to this base, assets are recorded at an amount of cash or cash equivalent paid at the time of acquisition. मैंने जिस टाइम पे एसेट को खरीद रहे हैं उस टाइम पे जो दाम पे कर रहे हैं वही उसका हिस्टोरिकल दाम है। Liabilities are recorded at the amount of proceeds receiving in exchange for the obligations. In some circumstances, liability is recorded at the amount of cash or cash equivalent expected to be paid to satisfy in the normal course of business. मैं समझाता हूँ। Liability in the sense जो आपको पे करना है, बट लाइबिलिटी अभी नहीं पे कर, बाद में पे कर, ठीक है, लेकिन क्या पे करोगे आपको पता नहीं है, ऑब्लिगेशंस है, पे कितना करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इनकम टैक्स लाइबिलिटी, आपका इस साल बिजनेस चल रहा है लेकिन टैक्स आपको नेक्स्ट ईयर करना है, तो नेक्स्ट ईयर में कितना टैक्स देना है इस साल के बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस साल के बिजनेस पे आप एक लाइबिलिटी मेंटेन करोगे, नहीं तो हिसाब मुश्किल हो जाएगा ना, तो लास्ट ईयर के हिस्टोरिकल कॉस्ट से आप इसको कैलकुलेट करके इस साल दिखाओगे, फिर बाद में एडजस्ट करो। बता दो सर, आगे मिलेगा ऐसा चीजें। बोलते हैं व्हेन अ बिजनेसमैन टेक्स ए 5 लाख लोन फ्रॉम ए बैंक, एकदम केस स्टडीज है, देखो सिचुएशन है। मानो एक बंदा बैंक से 5 लाख का लोन लिया, 10% इंटरेस्ट पर एनम के साथ बैंक को रीपे करे,
इस कंडीशन के साथ, इट इज टू बी रिकॉर्डेड एट द अमाउंट ऑफ प्रोसीड्स रिसीव्ड इन exchange for the obligations. Here the obligation is the payment of a loan as well as payment of interest at an agreed rate. यहाँ पर जो obligations है ये बेसिकली जो आपको पेमेंट करना है, लाइक इंटरेस्ट पे करना है, वो आपका ऑब्लिगेशन है. ऑब्लिगेशन माने ये मेरा दाय है, मुझे देना पड़ेगा. दाय माने करना है भाई, मैंने देना है मुझे. हाँ, लाइबिलिटी एग्जैक्टली. ठीक है. So that is 10% proceeds received at 5 lakh. It is historical cost of the transaction. Take another case regarding payment of income tax liability. ठीक है. You know every individual has to pay income tax. सबको देना पड़ता है एक सर्टेन लिमिट तक छोड़ के. लिमिट कितना है सर? हाँ नहीं, 2.5 लाख तक का इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है. आपको इनकम टैक्स लाइबिलिटी आ जाता है. हाँ, एक कैलकुलेशन है उस पर 5 लाख तक इनकम अगर हो जाए तो 12,500 का एक रिबेट के साथ 87A में फिर एक्चुअल में कुछ देना नहीं पड़ता, वो अलग बात है. लेकिन इतना जानो कि 2.5 लाख तक का मेन लिमिट है. ठीक है, कि 2.5 लाख तक अगर इनकम एनुअली है तो बंदे को गवर्नमेंट के घर में कुछ नहीं देना है. 2.5 लाख क्रॉस कर जाए तब देना. लेकिन करंट जो सिस्टम है उसमें 5 लाख तक भी कोई टैक्स नहीं देना. मैंने आप बच जाओगे, आपको एक पैसा सरकार को देना नहीं, लेकिन रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. लेकिन 2.5 लाख के नीचे है ना, रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है. ठीक है, वो बाकी इनकम टैक्स में पढ़ोगे सर. So you know every individual has to pay income tax on his income if it exceeds certain minimum limit, but the income tax liability is not settled immediately when one earns his income. यानी आप जब कमा रहे हो तब उसका सेटलमेंट नहीं होता है. जैसे हमारे कंट्री में क्या होता है, जैसे अभी 23-24 असेसमेंट ईयर चल. सर असेसमेंट ईयर माने जिस साल हम पेमेंट करते हैं उसे असेसमेंट बोलते हैं. असेसमेंट माने कैलकुलेशन. जिस ईयर में असेसमेंट होता है उसे असेसमेंट ईयर कहते हैं. पर मानो 22-23 आपका प्रीवियस ईयर है, 22-23 में जो इनकम किए थे उसका पेमेंट 23-24 में. तो आप जो 22-23 में कमाओगे 23-24 प्रेजेंट है, लेकिन 22-23 क्या हो गया, हिस्ट्री हो गया. ठीक है, तो ये बोल रहे थे इनकम टैक्स अथॉरिटी सेटल्स इट सम टाइम लेटर, तो व्हिच इज टेक्निकली कॉल्ड असेसमेंट ईयर. एंड देन हाउ डज ही रिकॉर्ड दिस लायबिलिटी? एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस इट इज रिकॉर्डेड एट एन अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी. ये सारा चीज हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस में. इसलिए कुछ चीजें कभी कभी साइंटिफिक नहीं लगेगा, लॉजिकल नहीं लगेगा, पर यूज होता है, बट यूज होता है. तो ये था हिस्टोरिकल कॉस्ट. समझ में है सर? हाँ, हिस्टोरिकल वैल्यूएशन समझ में है ना. करेंट कॉस्ट. करेंट कॉस्ट क्या है सर? करेंट कॉस्ट, टेक दैट मिस्टर एक्स परचेज द मशीन ऑन 1 जनवरी 2011. मिस्टर एक्स ने एक मशीन खरीदा 1 जनवरी को 2011. मशीन का दाम कितना है? 7 लाख. ठीक है, क्या हुआ? साहिल नहीं देख रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, पेज गिन रहे तो. हाँ, गंदा आदत है, बहुत गंदा आदत. प्रेजेंट में फोकस करो. टू मच फ्यूचर फोकस करोगे, प्रेजेंट बुरा मान रहा है. सच्चाई बता रहा हूँ सर. जो बंदा ज्यादा फ्यूचर का सोचता है, देखना कुछ स्टूडेंट होते हैं या फिर कुछ लोग आदत होता है, वो किताब खोल के बैठता तो है, बट इस दुनिया में नहीं होता है, दूसरी दुनिया में होता है. और हाँ, हाँ ओवर थिंकर नहीं, बेसिकली सोचते सोचते कहीं और पहुंच जाते हैं. पहले सोचने बैठा कि मेरा जिंदगी में ये हो जाएगा, मेरा जिंदगी में वो हो जाएगा. ठीक है, ये फ्यूचर में इतना ज्यादा फ्यूचर पे चला गया ना, और वापस नहीं आ पाया. फिर देखा कि घड़ी देखा भाई 1.5 घंटा बीत गया, 2 घंटा चला गया. वेरी बैड एटीट्यूड, बहुत गंदा आदत है. इसलिए ना कंट्रोल करो माइंड. सीरियसली बोल रहा हूँ. अच्छा बुरा स्टूडेंट कुछ नहीं होता, सब स्टूडेंट अच्छे होते हैं. फर्क बस माइंड कंट्रोल का है. लिख के रख लो, ये सब बात हर कोई नहीं बताएगा. हाँ, यूट्यूब में कुछ मोटिवेशनल स्पीकर लोग बता सकता है आजकल में. उसी वीडियो का चलता है सर, मार्केट है, बहुत मार्केट है. लेकिन सीरियसली बता रहा हूँ, कोई बोलते ना मेरा बच्चा ज्यादा अच्छा है, सबका बच्चा अच्छा है, कोई स्टूडेंट बुरा नहीं होता. लिख के रखो, फर्क बस माइंड कंट्रोल का है. सभी अच्छे, सबका दिमाग ठीक है, किसी का दिमाग खराब नहीं. हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट में कोई थोड़ा अच्छा है तो कुछ दूसरे सब्जेक्ट में कोई और अच्छा हो. कोई खाना बनाने में अच्छा होगा तो कोई खेलने में अच्छा होगा, कोई मैथ्स में अच्छा होगा तो कोई इंग्लिश में, कोई अकाउंट्स में तो कोई कॉस्टिंग में. अलग बात है, कोई भी बेकार नहीं, कोई भी नहीं होता. बस हाँ, कौन ज्यादा सक्सेसफुल है, कौन ज्यादा पीछे है, इसके पीछे एक ही थोड़ा सा फर्क है
माइंड कंट्रोल। जो ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होते हैं ना, वो बस बैठा बैठा इधर है लेकिन उसका दिमाग फ्यूचर में है। और प्रॉब्लम क्या है, प्रेजेंट बुरा मान गया और प्रेजेंट परफॉर्मेंस खराब तो फ्यूचर परफॉर्मेंस फिर से बिगड़ गया। इसका भी माइंड फ्लक्चुएट होता है, मैं उनके बारे में बार बार बोल रहा हूँ। कंट्रोल योर माइंड, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। जब भी देखोगे ना ऐसा प्रैक्टिस हो रहा है ना, हमेशा ऑब्जेक्टिव को बना के रखो, देखना ये मुश्किल नहीं है। आप कौन हो, हमेशा पूछते रहो आप कौन हो, क्या करने आए हो, ठीक है, क्या पर्पस है तुम्हारा जिंदगी में, क्या चाहते हो, हमेशा अपने आप के साथ बात करते रहो। देखना कि गलत चीजों में माइंड डाइवर्ट होगा ही नहीं, कम होगा। और ये धीरे धीरे आदत बनते बनते ये ठीक हो जाए। जिनको मैं बता रहा हूँ समझ रहा है कि किसको किसको मैं बता रहा हूँ स्पेसिफिकली। मुझे पता है किसका माइंड फ्लक्चुएट होता है। हाँ, किसी किसी का क्या है, पढ़ता नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन कुछ लोग सच में पढ़ते हैं पर याद नहीं रख पाते, क्योंकि वो पढ़ाई के टाइम पे फुल कंसंट्रेशन नहीं दिया। वो आधा पढ़ा फिर फ्यूचर में चला गया। मानो एक पैराग्राफ पढ़ा, फिर फ्यूचर कहाँ चला गया पता नहीं, टाइम जर्नी कर रहे हैं, स्पेस में चला गया, पाताल में चला गया, ठीक है। अमेरिका का कोई मानो कोई हॉलीवुड मूवी देखा है, उसकी तरह सोच रहा है कि हम भी ऐसा बन जाते तो, ठीक है। और अगर आशिकी गिरी चालू हो गया तो फिर खत्म। तो इसलिए प्लीज, हाँ, पढ़ते हो, मेहनत करते हो, टाइम देते हो, तो फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता है, उसका एक ही कारण है। और जो बोलेगा "यार, हमको पढ़ना ही नहीं है", गोली मारो सर, जो अच्छा लगे करो। 7 लाख का मशीन है, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस ही हैज टू रिकॉर्ड इट एट 7 लाख, ठीक है। एक्विजिशन प्राइस एज ऑन 1/1/2020 मिस्टर एक्स फाउंड दैट इट वुड कॉस्ट 25 लाख। ध्यान से सुनना सर, आपने एक मशीन खरीदा 2011 में जिसका दाम था 7 लाख। एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस, आप अपने कॉपी में क्या लिखोगे, अकाउंट्स के किताब में 7 लाख का मशीन 7 लाख की रिकॉर्ड करोगे। लेकिन 2020 में बता रहा है कि वो मशीन खरीदने जा रहा था तो 25 लाख में मिल रहा है, दाम बढ़ गया। टेक ऑल्सो दैट मिस्टर एक्स टूक लोन फ्रॉम ए बैंक एज ऑन 1/1/2011, 5 लाख का लोन लिया था, 18% का इंटरेस्ट था, रीपेबल एट द एंड ऑफ 15th ईयर टुगेदर विद इंटरेस्ट। 15 साल बाद रीपे करोगे, विद इंटरेस्ट करोगे, विद इंटरेस्ट करोगे। एज ऑन 1/1/2020, एज ऑन 1/1/2020 में माने 1 जनवरी 2020 में द बैंक अनाउंसेस 1% प्री पेमेंट पेनल्टी। प्री पेमेंट माने पेनल्टी समझते हो? हाँ शुभंकर, प्री पेमेंट माने आगे दिले, लोन टाइम से आगे पे करने से बैंक पेनल्टी मांग। मानो तुम्हारा लोन 5 साल का है, तुम 3 साल में अपना लोन कंप्लीट करना चाहते हो, 2 साल बाकी है, अभी भी पेमेंट बाकी है, मैंने पेमेंट बाकी है, मैंने 2 साल का और भी टाइम पीरियड है, बट तुम पहले पेमेंट कर देना चाहते हो। मानो तुमने बैंक से 5 लाख लिया था, तो तुमने पहले तो ईएमआई भर रहा था, ठीक है, हर साल हर महीना ईएमआई ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। बट अचानक से तुम्हारे पास कुछ पैसा आया, मानो गाँव का कोई जमीन बिक गया या कोई फ्लैट बिक गया शहर में, पैसा आ गया और तुम नहीं चाहते कि लोन का बार्डन बना के रखे, तुम बैंक को जाके बोलते हो कि भाई इसको फोरक्लोजर पे मैंने प्री क्लोजर कर दो, मैंने मेरा लोन बुक को एक कंप्लीट कर दो। तो बैंक बोलेगा सर ठीक है, कंप्लीट कर देंगे, बट एक प्री पेमेंट चार्जेस लगेगा, जितना टोटल लोन बाकी रहेगा उसका 1% एक्स्ट्रा दो। क्यों? क्योंकि इसमें बैंक का लॉस है, क्योंकि आप 2 साल और ईएमआई भरते हैं तो बैंक को और 2 साल इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि बैंक का बिजनेस इंटरेस्ट पे ही चलता है। तो आप जल्दी लोन रीपे कर दोगे तो आप ऐसे कस्टमर उसका चले गए ना, समझेंगे नहीं। इसलिए वो 1% एक वन टाइम कमा के जो बाकी अमाउंट रहेगा उसके ऊपर 1% लगा के बैंक आपको, ठीक है जाओ, इसको बोलते हैं प्री पेमेंट पेनल्टी। ऐसा हर केस में नहीं होता है, बिजनेस के केस में होता है, हाउसिंग लोन वगैरह में नहीं, होम लोन वगैरह में नहीं, सिर्फ वो बिजनेस के केस में, कार वगैरह के केस में हो सकता है। बिजनेस के केस में ज्यादा होता है, जितना दिन का है उतना दिन करो, पहले करोगे तो पेनल्टी, किसी का 1% किसी का 2%, ऐसा ऐसा। किसके ऊपर 1% 2%, किसके ऊपर, जितना बाकी है उसके ऊपर। तो बैंक अनाउंस किया 1% प्रीपेमेंट पेनल्टी ऑन द लोन अमाउंट इफ इट इज पेड विद इन 15 days starting from that day. So as per historical cost, the liability is recorded at 5 lakh at the amount of proceeds received in exchange for obligation and asset is recorded at 7.
तो बेसिकली हिस्टोरिकल बेसिस में ये 5 लाख रिकॉर्ड होगा, लेकिन इसका एक्चुअल एसेट का दाम 7 लाख था। देखो, है ना, ओरिजिनल एसेट तो 7 लाख में लिए थे, लेकिन अभी तो 5 लाख में कंप्लीट कर रहे हो। समझ रहे सर? तो कॉन्सेप्ट सिचुएशन टू सिचुएशन बदल सकता है। तो इसको करेंट कॉस्ट। तो करेंट कॉस्ट आपको क्या देता है सर? करेंट कॉस्ट गिव्स एन अल्टरनेटिव मेजरमेंट बेस। Assets are carried out at that amount, cash or cash equivalent that would have to be paid if the same or equivalent asset was acquired currently. Liabilities are carried at the undiscounted amount of cash or cash equivalent that would be required to settle the obligation currently. So as per current cost base, the machine value is 25 lakh, while the value of bank loan is 5 lakh 5,000. मशीन का वैल्यू आज के रेट में 25 लाख का ही है, लेकिन बैंक लोन का वैल्यू 5 लाख 5,000 हो जाएगा, इंटरेस्ट के साथ 5 लाख का 10%। 5 लाख का लोन लिए थे ना, तो बैंक लोन का वैल्यू क्या दिखेगा? 5 लाख करेंट कॉस्ट। लेकिन मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट क्या था? हिस्टोरिकल 7 लाख। हिसाब का डिफरेंस समझ में आ रहा है? जो मशीन मैंने 7 लाख में लिया था, उसका आज के डेट में परचेज प्राइस है 25 लाख। सिमिलर मशीन आपने बैंक से एक 5 लाख का लोन लिया था, जिसका % का इंटरेस्ट था मशीन परचेज करने के लिए, उसका भी 10% इंटरेस्ट के साथ हिसाब बता रहे हैं 5 लाख 5,000। ऊपर से अगर बैंक अगर 1% पेनल्टी वगैरह भी लेता है तो वो तो और पेनल्टी हो गया। लेकिन लोन का अगर वैल्यू करे तो 5 लाख का 10% इंटरेस्ट, तो टोटल 5 लाख का लोन, 10% का इंटरेस्ट 5,000, तो 5 लाख 5,000 बैंक लोन। ये करेंट कॉस्ट में है। 25 लाख और 5 लाख 5 करेंट कॉस्ट में, लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट 7 लाख होता है। ये मेजरमेंट का हिसाब समझ में आ रहा है ना सर? अलग अलग तरीका, सही क्या है वो टाइम टाइम टू टाइम पता लगेगा। अभी तो आप लोग बेसिक लेवल में होना सर, जैसे जैसे अकाउंट्स में मास्टरी हासिल कर लोगे ना, आपको हर एक चीज खेलना समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। और 2 हिसाब है, देख लो। एक हिसाब है रियलाइजेबल वैल्यू, मैंने बेसिकली रियलाइजेबल वैल्यू में पहले भी बताया था। अभी आपके पास है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या दाम है उसका, लेकिन अगर आप उसको बेच के दाम ले लेते हो तो रियलाइज कर लेते हो। वही बता रहे रियलाइजेबल वैल्यू माने जो मैंने रियलाइज किया। मिस्टर एक्स फाउंड दैट ही कैन गेट 20, कितना है 20 लाख ना, 20 लाख if he would sell the machine purchased on 1/1/2011 paying 7 lakh and which माने जब 7 लाख का मशीन खरीदा था, अब उसको आज 20 लाख में बेचना चाहता, and which would cost 25 lakh in case he would buy it currently। तो आज के रेट में अगर वो बाई करने जाएगा तो 25 लाख का दाम, जब उसने परचेस किया था तब 7 लाख में लिया था, और आज वो सेल करेगा तो 20 लाख में। समझे कि नहीं? So take also that Mr. X found that he had no money to pay of the bank loan of 5 लाख currently। ठीक है, उसके पास currently बैंक लोन पे करने का पैसा नहीं है। तो as per realizable value, assets are carried at the amount of cash or cash equivalent, cash या cash की तरह कुछ भी, that would currently be obtained by selling the asset in an orderly disposal। asset को सेल कर दो। तो haphazard disposal में yield something less। haphazard माने अचानक, माने हाँ अनयूजुअल, माने अचानक से बेच दिया तो दाम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा ऑर्डर वेट करके करोगे ना, आपको सही दाम मिलेगा। जैसे कुछ लोग इमरजेंसी में अपना घर बार बेच के चला जाता है ना, तो तब उसको दाम नहीं मिलता है। लेकिन वही अगर थोड़ा सा रह सह के बेचे, देखना वही चीज का 5 लाख 7 लाख एक्स्ट्रा मिल जाता है। समझ रहे हो? इससे बोलते हैप्पैजार्ड। तो हैप्पैजार्ड डिस्पोजल में यील्ड समथिंग लेस, लायबिलिटीज आर कैरीड एट देयर सेटलमेंट वैल्यूज, अनडिस्काउंटेड अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट एक्सप्रेस टू बी पेड सेटिस्फाई द लायबिलिटी। तो अभी क्या है, सो द मशीन शुड बी रिकॉर्डेड एट 20 लाख। तो मशीन का रिकॉर्ड क्या होगा? 20 लाख का मशीन। क्यों? क्योंकि यही वो दाम पे बेचेगा ऑर्डरली सेल। व्हाइल द बैंक लोन शुड बी रिकॉर्डेड एट 5 लाख। बैंक लोन क्या रिकॉर्ड करेगा? 5 लाख का। एंड द सेटलमेंट वैल्यू इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो फिर मशीन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20 लाख, क्योंकि वही दाम पे वो बेच सकता है आज के रेट में। ये हो गया रियलाइजेबल वैल्यू। ये भी एक तरीका है कि क्या दाम मिल रहा है मार्केट में। खरीदने जाएगा तो नया का दाम 25 लाख है, खरीदा था 7 लाख, लेकिन अभी उसके पास बैंक लोन पे करने का पैसा नहीं है। अब ऐसी हालत में जब मशीन पे कैलकुलेशन होगा और अगर रियलाइजेबल वैल्यू पे होगा तो 20 लाख का हिसाब लगेगा। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। एंड सबसे बेस्ट तरीका, सबसे बेस्ट एंड साइंटिफिक तरीका, और आज के डेट में सबसे ज्यादा यूज भी होता है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट सर? प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट। जान लो
और मजा करो सर, बहुत अच्छा है सर। जैसे इसको समझने के लिए भी एक केस बनाते हैं। सपोज वी आर टॉकिंग एज ऑन 1/1/2020, 1 जनवरी 2020 में हम लोग बात कर रहे हैं। टेक इट एज ए टाइम फॉर रेफरेंस, इसी को रेफरेंस टाइम मानो कि 2020 का 1 जनवरी। नाउ थिंक द मशीन परचेज्ड बाय मिस्टर एक्स कैन वर्क फॉर अनदर 10 years। जो मशीन आप मिस्टर एक्स ने परचेज किया तो अगला 10 साल और काम करेगा। एंड इज सपोज टू जनरेट कैश ऑफ 1 लाख पर annum, और ये मशीन हर साल 1 लाख करके कैश जनरेट करने का ताकत रखता है। ठीक है, एट द रेट 1 लाख पर annum, सपोज टू जनरेट कैश एट द रेट 1 लाख पर annum। हाँ, इसका मतलब हर साल 1 लाख करके वो कैश जनरेट कर सकता है। ऑल्सो टेक दैट बैंक लोन ऑफ 5 लाख टेकन बाय मिस्टर एक्स इज टू बी रीपेड एज ऑन 2026 के दिसंबर। ठीक है, 5 लाख का बैंक लोन लिया है, 2026 के 31 दिसंबर में रीपे करेगा। एनुअल इंटरेस्ट है 90,000, ये जो लोन का हर साल 90,000 करके बैंक को देना है। तो एज पर प्रेजेंट वैल्यू एन एसेट इज कैरिड एट द प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द फ्यूचर नेट कैश इनफ्लो। मैं समझाता हूँ, ये जो डिस्काउंटेड वैल्यू, फ्यूचर नेट कैश फ्लो, ये क्या है? ये बहुत ही उम्दा कॉन्सेप्ट है, मैंने टॉप लेवल कॉन्सेप्ट है। थोड़ा समय दो, समझाता हूँ, 15 मिनट। ठीक है, the present discounted value of the future net cash inflow that the item is expected to generate in the normal course of business। माने ये जो मशीन है ये हर साल मुझे 1 लाख करके दे सकता है। ठीक है, तो ये जो पैसा मेरे को देगा, ये इसका मतलब क्या है? ये फ्यूचर कैश इनफ्लो है, माने फ्यूचर में मुझे हर साल 1 लाख करके मशीन से मिलेगा। ठीक है, और लाइबिलिटीज आर कैरिड एट द प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश आउटफ्लो। मैंने जो लाइबिलिटी मेरा है इसको भी मैं जो कैश मेरा आउटफ्लो होगा उसके हिसाब से कनेक्ट करती हूँ, टू बी रिकॉर्ड टू बी सेटल इन द लाइबिलिटी इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इसका क्वेश्चन को सॉल्व करो, समझ में आएगा। द टर्म डिस्काउंट कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो नीड ए लिटिल एलाबोरेशन। सुनो सर, ये जो कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो है इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं। एक्चुअली ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी है और कुछ नहीं। थोड़ा अकाउंटिंग सिस्टम पे चल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा अलग तरीके से बता रहे हैं। अगर आज आपके हाथ में 100 रुपया है 1 जनवरी को, इसका ये ऑब्वियसली अगर कोई बोलेगा कि आज 100 रुपया लेना है कि 1 साल बाद 100 रुपया लेना है, तो क्या लोगे सर? आज लोगे कि 1 साल बाद लोगे? क्यों? एक ही तो है, 100 रुपये ही तो देना है सर। हाँ, क्यों वैल्यू क्यों बढ़ जाएगा, गिर जाएगा, वैल्यू क्यों गिर जाएगा? सिर्फ इन्फ्लेशन के कारण? मान के इन्फ्लेशन नहीं है, मान के 2 मिनट के इन्फ्लेशन नहीं है। मैं तुमको बोलता हूँ आज 100 रुपया नहीं लेना है, मानो तुमको मेरे से 100 रुपया मिलेगा, मैं तुमको बोल रहा हूँ कि भाई आज 100 रुपया मत ले, 1 साल बाद आके 100 रुपया लेके जाना। ऑब्वियस बात है कि तुम आज ही 100 रुपया लोगे, लेकिन व्हाट इज द मेन रीजन? आप बेसिकली आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखोगे कि ये 100 रुपये को अगर आप बैंक में रख लेते हो तो बैंक आपको 7% इंटरेस्ट दे देगा, लेकिन मेरे पास पड़ा रहेगा तो मैं थोड़ी ना कुछ दूंगा। तो आज 100 के बदले आप 1 साल बाद कभी 100 एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप बोलोगे सर 1 साल बाद 107 दो या 108 दो, तो ठीक है। अब ये 100 रुपये में बोल रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है 1 लाख में होता है, 1 करोड़ में होता है। तो सिंपल बात है कि ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हुआ ना सर, माने बेसिकली ये पैसा मार्केट में रहेगा तो मार्केट ये पैसा से रिटर्न जनरेट कर सकता है। अब जो बात साहिल कह रहा था वो भी सही बात है कि मार्केट में एक महंगाई, महंगाई क्या है कि हमारे देश में नॉर्मली 5 से 6% का महंगाई चलता रहता है ऑन एन एवरेज। इसका मतलब जो चीज आज आप 100 रुपीज से आज खरीद सकते हो, वही चीज अगर मार्केट में आप नेक्स्ट ईयर खरीदने जाओगे ऑन एन एवरेज उसका दाम 5-6 टका बढ़ जाता है ऑन एन एवरेज। इसका मतलब ये नहीं कि लास्ट ईयर 30 टका आलू खाए थे, इस बार भी 30 खा रहे हैं तो इन्फ्लेशन नहीं है। काफी लोग बोलते हैं, ठीक है, लेकिन सर ये एक आलू से मेजर नहीं हो सकता, ओवरऑल हर चीज से हो सकता। इसके लिए अगर आप हिसाब करोगे तो पता लगेगा कि अगर आप कभी भी थोड़ा बहुत भी अकाउंट्स मेंटेन करोगे कि 2 साल पहले आप सब्जी मार्केट जाते थे तो कितना खर्चा करते थे, 500 टका बाजार लेके जाते थे तो 500 टका में कितना सब्जी लाते। मैं आपको बताता हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। आज से अगर 5 साल पहले का मैं बात करूँ तो अगर मार्केट जाता था 200 टका लेके जाता था ना, फुल बैग मार्केट में जाता, पूरा बाजार का बैग, इतना बड़ा बैग भर जाता, हर तरह का सब्जी में ले लेता था। कोलकाता, यही कोलकाता मार्केट का ही बात करूँ, लेकिन आज के रेट में 500 टका लेके जाते तो फिर भी पूरा बैग भरती नहीं।
नहीं होता है फिर। इवन मैं सब्जी वाले को बोलता हूँ खाना छोड़ दूंगा इतना दाम ले रहे हो, ऐसे गुस्सा से बोल रहा हूँ। मैंने गुस्सा में नहीं कहा, ऐसे प्यारा गुस्सा। वो भी बेचारा क्या करेगा। हाँ, फिर बोलता है इतना सारा चीज दिए 500 तो होगा। हम बोले क्या लिया, बैग बैग ही नहीं भरा। ये जो बात मैं कर रहा हूँ ना, ये बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ही बात कर रहा हूँ। और ये बात मैं अकेला नहीं करता, मैं फिर भी एडुकेटेड बंदा, जो इलिटरेट है वो भी बात करता है, यही बात करता है। वो बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बात करता है, मतलब वो बेसिकली फील करता है उसको। वही 500 टका में पहले तो 3 दिन का खाना हो जाता था, आज तो 1 दिन का खाना भी नहीं हो पा रहा है 500 टका में। इसका मतलब महंगाई इज देयर, जो दिखता नहीं है वो हिडन है। लुका छुपी खेलता है हम लोगों के साथ, दिखता नहीं है, पर जो समझ सकता है, जो फाइनेंस को समझते हैं वो समझ लेता है। यही बात यहाँ पर कर रहा है सर। 100 इन हैंड एज ऑन 1/1/2020 इज नॉट इक्विवेलेंट टू 100 इन हैंड एज ऑन 31 दिसंबर 2020। मैंने ईयर एंड में 100 सेम नहीं है, सो देयर इज अ टाइम गैप ऑफ द 1 ईयर। So if Mr. X had 100 on 1/1/2020 and he could use it at that time, and he received it only on 31st December 2020 and he had to sacrifice his use of a year, तो 1 साल पूरा sacrifice करेगा उसको, है ना। तो value of the sacrifice is called time value। ये जो 1 साल वो sacrifice करेगा ना, अगर वो नहीं लिया तो फिर इसी को बोलते हैं टाइम वैल्यू में। तो मिस्टर एक्स कुड sacrifice, that is he would agree to take money on 31 दिसंबर 2020 माने ईयर एंड पे। If he had been compensated for the sacrifice, so a rational man will never exchange 100। and अगर मैं जैसे आपको बोला, अगर मैं आपको इंटरेस्ट के साथ देता तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नॉर्मली 100 के बदले 100 तो कभी कोई एग्री नहीं। रैशनल माने लॉजिकल मैन, ठीक है। सो 100 टू बी रिसीव्ड ऑन 31 दिसंबर 2020 माने 100 के बदले 1 साल बाद 100 कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। देन 100 ऑफ 1120 माने 1/1/2020 पे इज नॉट इक्विवेलेंट टू 100 ऑफ 31 दिसंबर 2020 माने साल के शुरुआत में 1 जनवरी 2024 के शुरुआत में 100 रुपया या 1000 रुपया, और 31 दिसंबर को 2024 में 1000 रुपया इज नॉट सेम। नहीं है, सेम नहीं है, क्योंकि इसमें काफी महंगाई आ गया है, मार्केट का अपॉर्चुनिटी आ गया है। ये पैसा बैंक में रखते तो बैंक ही आपको 7-8% दे देता, पोस्ट ऑफिस में रखते तो दे देता। कोई बोलेगा सर आप म्यूचुअल फंड करते हैं कोई बोलेगा मैं स्टॉक में इन्वेस्ट कर देता सर, लेकिन स्टॉक या म्यूचुअल फंड स्टैंडर्ड नहीं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हर स्टॉक आपको सेम रिजल्ट देता है। अब ये नहीं बोल सकते कि हर एसआईपी आपको सिमिलर रिटर्न देता है। इसलिए स्टॉक या म्यूचुअल फंड का एग्जांपल नहीं यूज कर सकता, क्योंकि वो स्टैंडर्ड नहीं है, मनी की तरह है। लेकिन बैंक का जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ वो स्टैंडर्ड है कि इंडिया में नॉर्मली कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक इतना ही रिटर्न देता है। समझ रहे हो सर। इसलिए एसआईपी, कोई बोल किसी का मन में चल रहा है सर हम तो एसआईपी कर लेते 12% कमा लेते हैं, तो सर सोच रहा होगा मैं तो शेयर में लगा देता, 1000 का शेयर में लगा देता तो मेरा 2000 हो जाता। हाँ ठीक है, आप बिल्कुल कर सकते हो, बट ये हर कोई नहीं कर सकता, और हर कंपनी ये रिटर्न दे भी नहीं सकती। इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी यूज नहीं। अब ये पूरा कैलकुलेशन को करने के लिए एक बेस्ट तरीका है सर, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन। ये भी एक्चुअली टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ही कैलकुलेशन है। फटाफट देखो सर, इसका फॉर्मूला भी है और आप बिना फॉर्मूला में भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला क्या है सर, ए इक्वल्स टू टी इंटू 1 + i टू दी पावर n, कुछ इस तरह का है। a इक्वल्स टू टी इंटू 1 + i टू दी पावर n, ठीक है। a माने क्या है सर, अमाउंट, p माने प्रिंसिपल, i माने इंटरेस्ट, n माने टाइम। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर है आप लोगों के पास, है तो निकाल लो। ये जो मैं आपको यहाँ पर बोला ये फ्यूचर वैल्यू का है सर, कंपाउंडिंग। मैंने फ्यूचर में किसी चीज का वैल्यूएशन, मैंने सिंपल बात है कि आज अगर मैं आपको बोलता हूँ, देखो सर मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर रहा हूँ, आप हो सके तो लिख 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 भी सकते हो, ना भी लिख सकते हो, समझ लो फिलहाल। सपोज मैं आपको बोलता हूँ सर कि आपके पास मानो चलो 10,000 रुपीज है, ठीक है। आप ये पैसा मार्केट में जमा करना चाहते हो, आपको बैंक बोल रहे है कि मैं 10% इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है। और आप ये पैसा 5 साल के लिए बैंक में रखना चाहते हो। कितने साल के लिए सर, 5 साल के लिए। और बैंक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देगा एनुअली। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट का अमाउंट मिलेगा वो सेकंड ईयर के अमाउंट में उसी उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट मिलेगा।
मैंने 10,000 का मानो पहला 10% जो है ना कितना होता है 1,000 होता है, तो 10,000 पे 1,000 ऐड करो 11,000। तो नेक्स्ट बार जो आपको मिलेगा ना 10% वो 11 के ऊपर ही मिलेगा, 10 के ऊपर नहीं। इसी को कंपाउंडिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपका पैसा ज्यादा होगा, है ना सर। तो आप इसको ना सिंपल कैलकुलेटर निकालो और कैलकुलेटर में करो। मैं यहाँ पर कंप्यूटर के कैलकुलेटर में दिखाता हूँ, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, बिना फॉर्मूला का हो जाएगा। ये बिना कैलकुलेटर का करने का आदत रख सकते हो सर, बहुत काम का चीज है। देखो, तो क्या करना है, मुझे ना एक फैक्टर क्रिएट करना है। 10% का इंटरेस्ट है ना, 10% का इंटरेस्ट है ना, तो कैलकुलेटर में 10 डिवाइडेड बाई 100। मैंने एक्चुअली एक परसेंटेज को पॉइंट में ले लिया और कुछ नहीं, इसको +1 कर देंगे। वेरी गुड सर, 1.1 कर दिया। अब कितने साल के लिए है, 5 साल का है। कैलकुलेटर में एक बार इंटू दबा दो, ठीक है, इंटू करने से एक बार काउंट हो जाता है, तो और 4 बार इक्वल दबा दो, मैंने इंटू काउंट एक बार, 2 3 4 5, ठीक है, जितना हुआ इंटू 10,000, 16,105 तक। अब इसको तुम फॉर्मूला में डाल के करो, यही आंसर है। एक्चुअली मैंने फॉर्मूला ही किया रे, एक्चुअली मैंने फॉर्मूला ही किया, लेकिन मैं आपको क्या बताता हूँ कि आप फॉर्मूला को रटने का जरूरत नहीं है, दिमाग में भर लो कि इंटरेस्ट को, जो सिंपल कैलकुलेटर है, इंटरेस्ट मैंने बेसिकली क्या करे, 1 + i तो किया, 1 + i होल टू द पावर n। 1 माने वो जो 10% को मैंने चेंज किया ना, 10/100 कर दिया, +1 कर दिया, ये फॉर्मूला को तो यूज किया। और टू द पावर n माने जितना पावर में है और जितना मेरा अमाउंट है, उसको अमाउंट को इंटू कर दिया लास्ट। तो 10,000 तक आज अगर आप रखते हो तो आपको 5 साल बाद 10% रेट पे 16,105 मिल जाएगा। अच्छा, ये आंसर सही है कि नहीं कैसे पता लगेगा, इसका एक डिस्काउंट कर लेते हैं। मैंने क्या करना है सर, आपको पता है कि आपको 5 साल बाद 16,105 मिलेगा, इंटरेस्ट है 10%। आपको ये नहीं पता कि आज कितना पैसा रखना है, आपको बस इतना पता है कि बैंक 10% दे रहा है और मेरे को 1 साल बाद 16,000 का एक मोबाइल फोन खरीदना है। इसी तरह से लोग प्लान करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। मानो आपका जो मोबाइल फोन है जो आपने पसंद किया, उसका दाम आपको पता लग गया कि मार्केट में 16,000 दाम, और मेरे को ये फोन 1 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद या 6 महीने बाद, जिसका जैसा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, तो उसको पता लग रहा है कि 16,105 का 5 साल बाद दाम होगा अप्रोक्स, मुझे ये पैसा आज जमा करना है। तो आपको नहीं पता लग रहा है कि बैंक में कितना जमा करने से ये पैसा आप कर सकते हो, तो ये फाइंड आउट करना है। इसको बोलते हैं सर डिस्काउंट करना। पीछे जा रहे हैं ना सर, फ्यूचर में नहीं जाएंगे, पीछे जाएंगे। क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला, बस थोड़ा ऑपोजिट में चलेंगे। कैलकुलेटर में 10, इसको मैं डिलीट करता हूँ, मेमोरी को साफ कर दूँ। कैलकुलेटर में 10/100 करेंगे, सेम वही हो सर, डायरेक्ट हो गया 1.1। 10/100 मैंने 10% को तोड़ दिया रे बाबा, तो 0.1 हो गया, इसको +1 करेंगे। 1.1 माने इसका मतलब क्या, 1 टका डालने से 1 टका 10 पैसा आता है, सिंपल बात है। 10% इंटरेस्ट का क्या मतलब, 1 टका डालने से 1 टका 10 पैसा, या फिर 1 टका डालने से 10 पैसा देना होगा, कुछ भी एक, মানে 10 পয়সা আমার ইন্টারেস্ট, 1 টাকা আমার প্রিন্সিপাল। মানে আমি যদি কোনো জায়গায় 1 টাকা রাখি, আমাকে যদি বলে 10% ইন্টারেস্ট দেবে, তাহলে আমি কত টাকা পাবো, 1 টাকা 10 পয়সা পাবো, दैट्स इट। अब 1.1 को क्या करेंगे सर, बोलो, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं, इसको मैं डिवाइड करूंगा। इंटू के टाइम पे इंटू काउंट होता है, डिवाइड के टाइम पे डिवाइड काउंट नहीं होता। कमर्शियल कैलकुलेटर का बात कर रहा हूँ, साइंटिफिक का नहीं। साइंटिफिक ऐसे भी आप लोगों को एग्जाम में अलाउड नहीं है, ठीक है। तो कैलकुलेटर में डिवाइड करोगे, 2 बार 3 बार 4 बार कितना मर्जी कर लो, फर्क नहीं पड़ता, जितना पावर में है। पावर कितना है, 5 साल ना, ये 5 साल बाद आपको मिलेगा, तो आपको 5 साल के लिए चलना। तो मैं क्या करूंगा, बस इक्वल बारूंगा 5 बार, 1 2 3 4 5, ठीक है, इंटू कर दूंगा। क्या हो गया, देख कुछ गड़बड़, ओ रुक जा, फिर से करता हूँ, 10/100 +1, 1.1 डिवाइड डिवाइड
एक बार इक्वल, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक है। इंटू करेंगे 10,000, क्या हुआ? 6,209, ओ 6,209। टोटल वैल्यू तो था ना 16,000। टोटल वैल्यू 16,000 था। वही 16,000। नहीं तो 10,000 आना चाहिए था ना सर। सर आपने 10,000 किया। ओ हो। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बार बार क्या गलती कर दे रहा हूँ, मैं समझ गया, मेरे को 16,000 के इंटू करना चाहिए था। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से कर रहा हूँ देखो। 1.1 डिवाइड डिवाइड, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इसको इंटू करेंगे 16,105 के साथ। 16,105 के साथ 10,000 आ गया। ठीक है, अप्रोक्स है थोड़ा सा, कैलकुलेशन के लिए 10,000, तो वो कैलकुलेशन सही था। ठीक है, बार बार गलत कर रहा था। तो पॉइंट कैसे, ये प्रेजेंट वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखो इसी कॉन्सेप्ट में ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व है, जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो मशीन हमने खरीद रहा था उसके उसका हर साल कितना आएगा, 1 लाख करके, है ना। देखो हर साल के एंड पे 31/12/2021 को, मैंने आप स्टार्ट किए थे 1/1/2020 में ना, तो क्या बताते हैं हर साल के एंड पे, हर साल के एंड पे आपको 1 लाख करके मिलेगा। तो 31/12/21 को 1 लाख, 31/12/22 को 1 लाख, 31/12/23 को 1 लाख, हर साल मशीन ऐसा करके 10 साल देगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और पहला साल यहाँ पर मिसिंग, टोटल 10 साल। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है सर, ये जो 1 लाख आपको एक एक साल छोड़ छोड़ के मिलेगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल, ये पहला साल का है, ये फर्स्ट ईयर का है। माने आपको क्या करना है, जो एक साल आपको, जो 1 लाख आपको एक साल बाद मिल रहा है, ठीक है। मानो आप आज पैसा जमा कर रहे हो 2020 में, 2021, 2022, ऐसा करके हर साल आपको मिलेगा। तो आपको क्या बता रहा है कि मानो 2022 में जो 1 लाख आपको मिल रहा है ना, इसका आज का वैल्यू निकालो। 2021 में जो 1 लाख मिल रहा है ना, इसका आज का वैल्यू निकालो। 2020 में या 23 में जो 1 लाख मिल रहा है ना, उसका आज का वैल्यू निकालो। सबका आज का वैल्यू निकालो प्रेजेंट में। अच्छा, ये वैल्यूएशन का परसेंटेज क्या होगा, 20%, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि मार्केट में 20% का रेट चल रहा है। माने अगर मार्केट में कहीं पैसा आप जमा करते तो आप 20% रिटर्न मिल जाता है। इसको आप डिस्काउंट रेट भी बोल सकते हो, इन्फ्लेशन भी बोल सकते हो, जो कहना है बोलो, इसको इसी को बोलते हैं डिस्काउंटिंग रेट। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग रेट। डिस्काउंटिंग रेट क्यों, सिंपल बात है, मैं आपके पास क्यों रखूंगा, मेरे को मार्केट में 20% मिल रहा है। से मार्केट में 20% नॉर्मली बड़े बड़े बिजनेस के केस में मिलता है, कॉमर्शियल पेपर वगैरह में। नॉर्मल बैंकिंग में तो हम लोग किसी दिन तो नहीं मिलता, तो फिर सबको एक पैसा जाके वहीं पर जमा कर देते, है ना। अब इसको देखो क्या करना है, ये 1 लाख का प्रेजेंट वैल्यू मैं आपको 2 दिखाऊंगा, अब बाकी आप लोग ऐसे सेम कॉन्सेप्ट में समझ जाओगे। तो क्या करना है सर, 1 लाख रुपया 20% रेट में, एक साल में, 2 साल में कितना वैल्यू आ रहा है, ये हिसाब देख लो सर। पहला वाला कितना है, 83,333, ठीक है। सेकेंड वाला कितना है, 69,444। थर्ड वाला कितना है, 57,870। अब इसको हम लोग कैलकुलेटर में करेंगे और इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, पर फॉर्मूला को बिना रटे। रेट कितना है सर, 20%, है ना। रेट कितना है सर, 20%, तो 20 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो गया, क्या क्या आ रहा है मेमोरी में कुछ ऐड हो, 20 डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं, कितना गया 0.2, इसके साथ +1 कर देते हैं 1.2, ठीक है। अब डिवाइड मारेंगे, पीछे आना है ना सर, 1 लाख तो बाद में मिल रहा है, प्रेजेंट में आएंगे तो पीछे आएंगे, अभी तो दिखाए थे। तो 1.2 डिवाइड मारेंगे, ये पहला साल का है। एक साल बाद, माने आज खड़े होके एक साल बाद 1 लाख मिल रहा है 20% रेट में, तो आज का वैल्यू कितना है। या फिर इसको उल्टा सोचो कि एक साल बाद 1 लाख, 1 लाख मिलेगा, मार्केट 20% इंटरेस्ट देता है, तो आज कितना पैसा जमा करना है, समझ रहे सर। इंटू क्या करना है, इंटू कितना करेंगे, 1 लाख, 83,333 आ गया पहला वाला। हाँ, ये देखो, मतलब 83,333 अगर आप आज रखते हो
20% रेट में 1 लाख 1 साल बाद मिलेगा, लेकिन आपको ये पता नहीं था, आपको 1 लाख पता था, आपको रेट पता था, आपको ईयर भी पता था, लेकिन आपको ये नहीं पता था आज कितना। सेम तरीके से आप बाकी को भी निकाल सकते हो, सेम तरीके से बाकी भी निकाल सकते हो। मैं दूसरा और एक दिखा रहा हूँ। 1.2 डायरेक्ट कर दिया, डिवाइड मारो। अच्छा, जितना नंबर ऑफ पावर बढ़ जाए, मैंने 1 साल के लिए 1 पावर देते हैं, 1 बार इक्वल दिए थे, 2 साल के लिए 2 बार इक्वल देना है, ठीक है। 1 बार इक्वल, 2 बार इक्वल, ठीक है। अगर तीसरा साल का निकालना है तो 3 इक्वल, चौथा साल का तो 4 इक्वल, ऐसे 10वां साल का तो 10 इक्वल। जो वैल्यू आएगा उसको इंटू 1 लाख करना है। अब इसको इंटू 1 लाख करो, 69,440 आ गया सर। मैंने कुछ मैजिक नहीं किया, फॉर्मूला को ही मैंने कैलकुलेटर में सिंप्लीफाइड किया। कोई क्या कर सकता है, अगर किसी को ये सिस्टम जल्दबाजी में याद नहीं आता तो वो कैलकुलेटर का सॉरी फॉर्मूला यूज कर सकता है, P इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाई 1 प्लस IN। फिर उसमें क्या करेगा वो पहले अमाउंट 1 लाख को डालेगा, फिर 1 प्लस आई करके होल टू द पावर n करेगा। अल्टीमेटली उसको कैलकुलेटर पे करना ही है, वो बिना करे कर नहीं सकता, लेकिन लिख लिख के करेगा। उससे अच्छा डायरेक्ट निकाल लो, काम खत्म, पैसा हजम। अच्छा, इधर क्या करना है सर, ये जितना सारा वैल्यू आया ना इसको ऐड कर दो, ये वाला प्रेजेंट वैल्यू जितना है, मतलब समझे सर कि 1 लाख 1 साल बाद 20% रेट में, ठीक है। अच्छा, ये रेट चेंज हो सकता है, ये रेट चेंज हो सकता है एज पर द सिचुएशन या एज पर क्वेश्चन, लेकिन जो भी रेट होगा उस हिसाब से आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जितना भी वैल्यूएशन आया इसको ऐड करोगे तो 4,19,246 आ रहा है। टोटल ऑफ ऑल दीज प्रेजेंट वैल्यू इज 4,19,246। Since the machine purchased by Mr. X will produce cash equivalent to 419,246 in terms of present value, माने आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मशीन इतना वैल्यूएशंस का एसेट डेवलप कर, माने कैश का इनफ्लो कर रहा है आज के हिसाब से। अगर ओवरऑल देखो तो करीब 10 लाख का जनरेट किया, लेकिन वो तो 10 साल में किया, 10 लाख तो 10 साल में किया। आज के हिसाब से कितना किया देखो भाई, 10 साल में 10 लाख ज्यादा है कि कम है ये समझना पॉसिबल है, नहीं है। लेकिन आज के हिसाब से 4 लाख ज्यादा है कि कम है समझ में आ जाएगा ना लोगों को। लोगों को उतना फ्यूचर समझ में नहीं आता, लेकिन प्रेजेंट तो समझ में आता है। इसलिए 10 लाख 10 साल बाद मिलेगा, कोई बात नहीं, देख लो आज के हिसाब से कितना है। बस उनको पूछ लो कि भाई आप कितना रिटर्न दे रहे हो, और आप ये देख लो कि भाई करंटली बैंक में या फिर कोई सेफ एरिया में जहां पर पैसा डूबने का चांसेस नहीं है, वहां पर आप सेफली कितना पैसा रिटर्न कमा सकते हो। अगर आप देख रहे हो कि भाई रिटर्न वहां ज्यादा है तो इन्वेस्ट मत करो। मैंने सिंपल बात है, एक मशीन खरीद के, मानो आप कहीं किसी जगह में बिजनेस प्रपोजल मिला आपको, दुकानदार बोल रहे हैं सर ये मशीन खरीद के लेके जाओ, हर साल आपको 1 लाख करके रिटर्न मिलेगा। बात को समझे सर, हर साल आपको 1 लाख करके कैश आएगा। लेकिन आप देख रहे हो कि उससे ज्यादा अगर मैं बैंक में पैसा रख देता, मेरा उससे ज्यादा आ जाता या फिर इक्विवेलेंट आ जाता, फिर इतना मेहनत क्यों करें। नहीं समझे बात। अगर कहीं पर जा रहे हैं दुकानदार बोल रहे कि भाई ये मशीन लगाओ, राहुल गांधी जैसे बोलते हैं ना, एक तरफ से आलू डुबाओ दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, है ना। तो आप कहीं जा रहे हो, मशीन दुकानदार ऐसे चिल्लाते हैं ये मशीन यूज करो, इसमें इतना मिलेगा उतना मिलेगा। आप हिसाब लगाओ दिमाग में कि भी अगर ये मशीन में ना लगा के अगर मैं नॉर्मल में बैंक में रखता तो मेरा कितना आता, और मशीन यूज करके मेरे को कितना आ रहा है, दोनों में कितना डिफरेंस है देखो। फिर पापड़ कितना बेलना है समझ लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। नहीं समझे, जैसे घर का वैल्यूएशन नहीं सिखा दी स्टार्टिंग में, सिर्फ रेंट देख के कैलकुलेट कर लो कि घर का क्या दाम हो सकता है, वैसा ही प्रेजेंट वैल्यू देख के कैलकुलेट कर लो इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सीक्रेट है सर ये सब बिजनेस का। जो समझ गया जिंदगी बन गया, जो नहीं समझा अभी भी सोच रहे हैं क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका और एक दूसरा तरीका भी है, एन्युटी फार्मूला के थ्रू से भी कर सकते हो, एक ही कॉन्सेप्ट है। अब इसके एन्युटी फार्मूला में A बाई आई इंटू 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस आई इंटू द पावर n। उसमें आपको बस क्या करना है, 1 लाख का वैल्यूएशन है आपको पता है हर साल आएगा, 10 साल आपका टाइम पीरियड है आपको पता है, 20% आपको मार्केट में रिटर्न मिल रहा है ये भी आपको पता है। तो आपको क्या करना है, बस इसी फॉर्मूला में डाल देना है। तो भी करोगे ना तो भी 4,19,246 ही आएगा, जो हम लोग नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू करके भी। सिमिलरली जो बैंक लोन हम लोग लिए थे उसका भी आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो। जो 5 लाख का लोन लिए थे ना, इतना साल मुझे इतना देना पड़ेगा, उसका भी प्रेजेंट वैल्यू करोगे तो वो भी सिमिलरली आ जाएगा। 90,000 का मेरा इंटरेस्ट था ना,
और 5 लाख का मेरा लोन था, तो 90,000 का इंटरेस्ट और 5 लाख का लोन, ठीक है, तो उसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो कि आज के रेट में क्या है, तो दोनों करके पता चल रहा है कि 4,70,094। इस तरह से क्या पता चला? पता ये चला कि हम लोग सारा का सारा मेथड देखें, हिस्टोरिकल कॉस्ट देखें, करेंट कॉस्ट देखें, रियलाइजेबल देखें, प्रेजेंट वैल्यू भी देखें। हिस्टोरिकल कॉस्ट जब देख रहे थे तो मशीन का वैल्यू 7 लाख, बैंक याद है ना सर? जब हम लोग करेंट कॉस्ट देंगे तो 25 लाख का मशीन है, 5 लाख 5,000 का बैंक लोन। रियलाइजेबल वैल्यू में 20 लाख मुझे मिल रहा था और 5 लाख का बैंक लोन। प्रेजेंट वैल्यू में 4,19,246 का मशीन है और 4,70,094 का लोन है। देखो कितना अलग है ये, कितना अलग है बाकी सबसे, और कितना साइंटिफिक है। इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम माना जाता है, पर फिर भी हर चीज में यूज नहीं होता है। जैसे इनकम टैक्स में थोड़ी ना यूज हो रहा है। इनकम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के टाइम पे इस साल कमा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर पेमेंट कर रहे हैं, कहाँ यूज हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो जहां प्रॉब्लम है वो नहीं हो सकता। तो ये बेसिकली तरीका है सर अकाउंट्स को समझने का, ठीक है। ये वैल्यूएशन था, क्लियर है ना सर बात? थोड़ा रिवाइज कर लेना खुद से, और क्वेश्चन भी है प्रैक्टिस के लिए। मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल्स में पढ़ने के बाद कोई क्वेश्चन आपको तंग करेगा, फिर भी करे तो पूछ लेना, ठीक है। एक एक चीज पढ़े हैं सर, लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम होगा, मतलब कंसंट्रेशन लैग होगा, इसीलिए होगा, या फिर सुना नहीं उस पॉइंट। ठीक है सर, बाय फिर। ऑनलाइन में कोई है क्या? तनु है, तनु समझ में आया? क्रिश? Yes, sir. Thank you, sir. ओके सर, थैंक यू Yes, सर। sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।